हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कॉटलिन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मतलब कैसे कॉटलिन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसमें बिल्कुल एंट्री लेवल से स्टार्टिंग पॉइंट से आपको कॉटलिन सिखाऊंगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है पहले से लाइक जावा सी प्लस प्लस, तो आपको क्या है कि और इजी रहेगा इसे सीखने के लिए। बट अगर नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्या है कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा तो आप बेसिक से बिल्कुल देख सकते हैं इसे, बिल्कुल एंट्री पॉइंट से जीरो लेवल से। ठीक है। तो हम सबसे पहले यही आता है क्वेश्चन कि भाई कॉटलिन क्यों यूज करें हम। तो कॉटलिन हम इसलिए यूज़ करें बिकॉज़ अगर हमें एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है? एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करना है तो कॉटलिन क्या है कि एंट्री लेवल है। मतलब जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री लेवल होता है। ठीक है? तो वैसे ही और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए कॉटलिन क्या है कि एंट्री लेवल है। हालाँकि हम जावा से भी कर सकते हैं। पहले क्या है कि ऐप्स जावा से बनते थे, अब भी काफ़ी बनते हैं। बट लाइक कॉटलिन क्यों यूज़ करें तो कॉटलिन यही है कि कॉटलिन एक तो लेस कोड होता है, उसमें जावा के कंपैरिजन में छोटा कोड होता है। अगर कोई कोड जावा में 10 लाइन का लिखा गया है तो कॉटलिन में वो 4 लाइन का लिखा जाएगा। ठीक है, 3-4 लाइन का। जैसे कि यही कोड लगा लो, ये छोटा सा कोड है, 4 लाइन का लिखा गया है। यही अगर मैं जावा में लिखूँ तो जावा में ये कम से कम लाइक 5-6 लाइन के आसपास लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी कॉटलिन हमारा हैंडल करता है, और भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं हमारे कॉटलिन और जावा में। और लाइक एक मेजर मेजर चीज़ ये है कॉटलिन के लिए कि कॉटलिन ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की, क्योंकि गूगल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि कॉटलिन इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। और कंपनीज क्या है कि काफ़ी सारी कंपनीज अपने ऐप्स को जावा से कन्वर्ट कर रही हैं कॉटलिन में, बिकॉज कॉटलिन में लेस कोड है, एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है, और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कॉटलिन के एज़ कंपैरिज़न टू जावा। ठीक है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अच्छे से अपना लाइक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उसकी मैंने वीडियोज़ बना दी हैं और बना भी रहा हूँ, तो उन्हें आप देख के स्टार्ट कर सकते हो अपना एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से देखेंगे इनिशियल पॉइंट से। तो मैं क्या है कि एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे आप भी यूज़ कर सकते हो। बस जस्ट ऐसे लिखना है आपको कॉटलिन कंपाइलर। ठीक है, मैं कॉटलिन लिखूंगा तो इधर ये कॉटलिन अपना खुद का एक कंपाइलर प्रोवाइड करता है। ये रहा गेट स्टार्ट, ये रहा प्लेग्राउंड करके। ठीक है। और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो आप। डॉक्यूमेंटेशन में भी सारी चीज़ें दी गई हैं इसकी में। जैसे मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा गेट स्टार्ट। कॉटलिन ने खुद का डॉक्यूमेंटेशन ये प्रोवाइड किया है। कॉटलिन ओवरव्यू सारी चीज़ें बताएगा कि कॉटलिन क्यों यूज़ करनी चाहिए, एंड्रॉइड के लिए क्या यूज़ है इसका। ठीक है, इसमें सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक सिंटैक्स, कॉटलिन बाय एग्जांपल, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, एपीआई रेफरेंस, प्लेटफॉर्म, मल्टी प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट, तो यही सारा कुछ देखने वाले हम। कंट्रोल फ्लो टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार चेक कर सकते हो। तो यहीं हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले क्या है कि पहला ही प्रोग्राम देखते हैं अभी। ये सब काट देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक मेन फंक्शन बना हुआ है सबसे पहले। तो मेन फंक्शन क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एंट्री पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो जो मेन फंक्शन है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये एंट्री पॉइंट है कि यहीं से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई चीज़ प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट जैसे कि अगर जिन्होंने जावा या सी प्लस प्लस कोई और लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उन्हें पता है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें बता रहा हूँ कि प्रिंट एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ें प्रिंट करते हैं अपने आउटपुट में। आउटपुट में मतलब किसी को शो कराते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ दे दूंगा, जैसे कि अभी मैं इसके अंदर हेलो वर्ल्ड दे देता हूँ, देन प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, रन बटन पे क्लिक, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा मेरा इधर। ठीक है, ये देखो हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं कॉटलिन के अंदर। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं कि एक तरीके से कंटेनर की तरह काम करते हैं, जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो हम दो कीवर्ड्स के थ्रू अपने वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं कॉटलिन के अंदर। एक वैर होता है और एक होता है हमारा वैल। ठीक है, अब इन दोनों को रन करके देखेंगे, असाइन करके देखेंगे वैल्यूज, सारा कुछ देखेंगे और डिफरेंस क्या दोनों में वो भी देखेंगे। ठीक है, सपोज मेरे को अभी वैर के थ्रू करना है। सबसे पहले तो एक ए नाम का सपोज मेरा कीवर्ड है, उसके बाद कॉलन यूज करके उसका टाइप दूंगा मैं, सपोज इंटीजर टाइप का हुआ है, देन उसमें मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा। ठीक है, 25 मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी है। इसमें हम ऐसी भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज इसे मैं अभी रिमूव कर दूं, देन हम बाद में भी इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं 25। ठीक है, ऐसे भी ये काम करेगा। और एक और बेनिफिट है कॉटलिन का कि वेरिएबल्स क्रिएट क्रिएट करते टाइम, अभी सपोज मैं ऐसे ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ तो इधर मेरे को मतलब जरूरी नहीं है कि इधर मैं टाइप इसका डिफाइन करूँ, ना भी करूँ तो भी चलेगा। क्योंकि जैसे ही हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो जो भी हम जिस भी टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपना टाइप डिफाइन कर लेता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने इंटीजर टाइप की किया तो ये इंटीजर टाइप का हो गया, फ्लोट करूंगा तो फ्लोट टाइप का हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ये वेरिएबल जो है अपने मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना टाइप डिफाइन कर लेता है, तो हमें ज़रूरी नहीं है इसका टाइप दें हम। तो अभी इस वैल्यू को हम रन करके देखते हैं। ए रन बटन पे मैं क्लिक करूँगा, देन इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया है हमारा। ठीक है, अब हम वैल के थ्रू इसे क्रिएट करके देखते हैं। वैल के थ्रू एक और भी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वैल बी। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है, उसका टाइप अगर मेरे को डिफाइन करना है तो करूँगा, नहीं करना तो नहीं करूँगा। अब मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ सपोज 35। ठीक है, और एक और बनता है एलन स्टेटमेंट देते हैं, इसमें दे दूंगा मैं बी। ठीक है, अब रन करते हैं, दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे मेरी 25 और 35। अब कहोगे कि डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस देखते हैं इनका। ठीक है, अभी देखो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ अभी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, ये वैल वाला हो गया, वैल VAL। ठीक है, और ये वैर वाला हो गया। अब मैंने एक बार इनिशियलाइज कर दी इसको वैल्यू 25। अब सपोज मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो A इक्वल्स टू के, मेरे को सपोज अभी इसकी करनी है 40। ठीक है, और देन मैं अभी इसकी वैल्यू प्रिंट करता हूँ ए की, तो इसकी वैल्यू 40 आएगी, बिकॉज इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। देखो 40 आई, 25 नहीं आई। बट अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँ, बी इक्वल्स टू के, सपोज मेरे को करनी है 82, तो इसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता, एरर देगा, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल मैं वैर के अंदर डिक्लेयर करूंगा, उसकी वैल्यू मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई नीड। बट जो भी वेरिएबल मैं वैल के अंदर डिक्लेयर करूंगा, उसकी वैल्यू मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने एक बार कर दी तो वो वैल्यू उसके लिए फिक्स हो गई, उसे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि वैल की जो वैल्यू है वो हम रीअसाइन नहीं कर सकते, जो हमने यहाँ पे की है। ठीक है, तो यही इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, वैल एंड वैर में। ठीक है, सपोज कुछ वैल्यूज होती हैं जो हम मतलब ऐसे चाहते हैं कि वो हमारी फिक्स रहें, उन्हें हम बाद में चेंज ना करें, तो उन्हें हम वैल के अंदर डिफाइन करते हैं। कि बाकी जो नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, जिनके हम चेंज चाहते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उन्हें हम वैल के अंदर डिफाइन करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल एंड वैर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वेरिएबल्स की बात। ठीक है, एडिशनली कुछ और देखते हैं हम इसमें, कि जैसे सपोज इसके साथ में, इस वेरिएबल के साथ में मेरे को कुछ कोई और स्टेटमेंट भी प्रिंट करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो प्रिंट एरर मेरी है, अभी एक को मैं हटा देता हूँ। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, इसके अंदर लिखना है मेरे को वैल्यू ऑफ, मतलब कोई भी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यू, वैल्यू ऑफ ए इज। देन हम यूज करते हैं इधर डॉलर का साइन। ठीक है, डॉलर और उस वेरिएबल का नाम जिसकी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बाकी ये मेरी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी मैं इसे रन करता हूँ, देन वैल्यू ऑफ ए इज 40, जो हमने अपडेटेड की थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो इसमें हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं अभी यहाँ पे, कि इसमें वैल्यू दे और नहीं दे, उसमें क्या डिफरेंस है। कि मतलब एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैं कोई वैल्यू दूं और डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई वैल्यू नहीं दूं, तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर मेरे को कोई वैल्यू, किसी की वैल्यू है, जैसे कि ए की वैल्यू मेरी 40 है, अगर मेरे की ए की वैल्यू प्रिंट करे तो बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। बट अगर इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट कराऊंगा, तो एक तरीके से ये हो जाएगी स्ट्रिंग, मतलब कि ये इस चीज को, जो भी मैं इस इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट करूंगा, वो एज इट इज प्रिंट करेगा, जो भी इसमें लिखा है वो ऐसे ही प्रिंट कर देगा। तो ये आप वेरिएबल नहीं रहा, इसके लिए एक स्ट्रिंग बन गई है। स्ट्रिंग हम बाद में देखेंगे क्या चीज है। अगर इसके अंदर जो भी कुछ दूंगा, मतलब सिंपल से एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैं जो भी इसके अंदर दूंगा वो सेम की सेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके बाहर कुछ दूंगा, कुछ वैल्यू दी, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, 40, तो प्रिंट क्या होगी, 40। अभी इसके अंदर मैंने दिया वैल्यू ऑफ ए इज, अब कहोगे आप ए ऐसे लिख देते आप, बट अब ये एज इट इज प्रिंट करेगा मेरे को। देखो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, एज इट इज प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए इज ए। बट अगर मेरे को इस ए की वैल्यू भी प्रिंट करानी है, और मेरे को ये इसके अंदर भी देना है, तो मैं एक, मेरा कीवर्ड होता है, मतलब एक साइन होता है सिंबल डॉलर करके, इस डॉलर सिंबल को हम यूज करेंगे, जो हमारा कीबोर्ड में होता है 4 नंबर पे। इस डॉलर को यूज करेंगे, डॉलर के साथ में इस वेरिएबल को। अब ये कहेगा कि इसे तो एज इट इज प्रिंट करो, इसकी वैल्यू प्रिंट करो। तो ये करेगा वैल्यू ऑफ ए इज 40, हो गया ना। वैल्यू ऑफ ए इज 40, और ये 35 मेरा है, ये दूसरा वेरिएबल। ठीक है, हम कुछ और देख लेते हैं, अभी इसे मैं हटा देता हूँ पूरे को। ठीक है, जैसे कि सपोज ए अभी मेरा एक इंटीजर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर। और कुछ डेटा टाइप्स और देखते हैं हम, डेटा टाइप मतलब कुछ टाइप और डेटा देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी नाम का, इसके अंदर मैं लूंगा फ्लोट वैल्यू एक। फ्लोट वैल्यू वो होती है जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, वो हमारी फ्लोट वैल्यू होती है, जैसे कि कुछ भी लूंगा मैं 3.45, और इसके अंदर मेरे को एफ यूज करना पड़ता है इसके पीछे, जिससे पता चले कि मतलब ये कंसिडर कर पाए कि भाई ये फ्लोट वैल्यू, इसलिए हम एफ यूज करते हैं इसके पीछे। ठीक है, बाकी और कुछ देखते हैं, जैसे कि एक सी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं डबल वैल्यू यूज कर लूंगा, DOUBLE डबल। इसके अंदर सपोज 3.86, मतलब इतनी सारी काफी लंबी वैल्यू मैं इसके अंदर यूज कर लूंगा। ठीक है,
अभी फ्लोट और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में पॉइंट वाली ही वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ क्या है कि कोई भी अगर मेरी लेंथी वैल्यू हो, लंबी वैल्यू है कोई फ्लोटिंग में, तो उसके लिए मैं डबल यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ फ्लोट में क्या होता है कि ये कंप्लीट वैल्यू को कंसीडर नहीं कर पाता है। हमें आधी ही वैल्यू शो कर सकता है, सपोज़ इतने तक शो कर दे, पीछे की वैल्यू शो ना करे, बट डबल में क्या होता है कि हमें कंप्लीट वैल्यू शो करेगा जितना भी हमारी पीछे तक होगी। ठीक है? ये होता है डिफरेंस के बीच में। और इंट की जगह पे हम कई बार लॉन्ग भी ही यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने एक कीवर्ड बनाया लॉन्ग, ठीक है? LONG, और कोई भी मेरे को जैसे लंबी कोई लेंथी कोई वैल्यू देनी है, तो लॉन्ग क्या है कि कंप्लीट वैल्यू को कंसीडर करेगा, इंट कंप्लीट को नहीं कर पाता। ठीक है? यही हमारे डेटा डेटा टाइप्स होते हैं, और भी काफ़ी डेटा टाइप्स होते हैं, वो आप कॉटलिन के डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। अभी मेन मेन तो हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। इन सबको जैसे कि मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट एल हम वही सेव यूज़ करेंगे, और अभी मैंने डिफरेंस बता दिया था कि इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो मेरे को लिखना अभी वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डॉलर डॉलर सिंबल यूज़ करूँगा, देन लिखूँगा ए। ठीक है? अब उसके बाद मैं सेम वही लिख दूँगा, वैल्यू, कॉमा लगा के, कॉमा को भी एज इट इज़ प्रिंट करेगा। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी इज़, फिर से क्या करूँगा मैं, डॉलर सिंबल देन बी। ठीक है? वही सेम करूँगा मैं, वैल्यू ऑफ सी इज़ डॉलर सी, वैल्यू ऑफ डी इज़ डॉलर डी। ठीक है? अब मैं प्रिंट करता हूँ तो ये चारों वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्या कह रहा है, कुछ एरर दे रहा है एक। अच्छा हाँ, डी हमारा एक वेरिएबल नहीं है, मैंने डी ले दिया, यहाँ पे है एल। इसने मेरी सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी है। वैल्यू ऑफ ए इज 25, वैल्यू ऑफ बी इज 3.45, वैल्यू ऑफ सी इज, देखो कंप्लीट वैल्यू इसने लिया है यहाँ पे 24 पीछे तक, और वैल्यू ऑफ डी इज 23, ये भी कंप्लीट वैल्यू इसने लिया है 93 तक। ठीक है? तो यही हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, आप गूगल से पढ़ सकते हो। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अभी एक और चीज़ इसमें हम देख सकते हैं कि 2 नंबर्स को मेरे को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो मैं कैसे करूँगा, अभी मैं इन सबको बता देता हूँ। ठीक है? मेरे पास सपोज़ एक और नंबर है, वैर बी 35, या फिर अभी मैं इसे 5 कर देता हूँ, इसे 25 कर देता हूँ। ठीक है? तो अभी मेरे को ऐड करनी है ये वैल्यू, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इन्हें। ठीक है? ये स्टेटमेंट पहला मैंने अभी बताया था आपको। मैं कर दूँगा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़, ठीक है? अब मेरे को 2 वेरिएबल लेने हैं यहाँ पे, तो ऐसे तो मैं लूँगा नहीं, ऐसे तो ये ऐड करेगा नहीं, तो इसके लिए सिंपल सा हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं, तो जो भी मेरे को प्लस करना है तो क्या करना है, ए करना है, ए को प्लस कर देना है बी में। तो अब ये करेगा कि एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, इन दोनों को ऐड करके इनकी वैल्यू दे देगा। अब इसको कम कंसीडर करेगा, इस कॉलम के अंदर जो भी चीज़ें हैं इसको ये डॉलर कंसीडर करेगा, इसकी वैल्यू देगा। ठीक है? तो अब ये मेरे ख्याल से 30, देखो 30 इसका आंसर आ गया। अभी ऐसे हम और एक तरीके से और परफॉर्म कर सकते हैं, इसे हम एक और नया वो बनाते हैं वेरिएबल, और इसके अंदर हम इन दोनों को प्लस कर दें, और देन सी को प्रिंट कर दें इसकी जगह। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है? रन करूँगा, वही सेम आउटपुट आएगा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ 30। ठीक है? देखा? सेम आउटपुट आया। तो ऐसे आप भी और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारा, जैसे प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है? और हमारा एक मॉड्यूलस करके होता है। एक अच्छा मॉड्यूलस, और ये सिंबल्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मल्टी और माइनस कर देंगे। ठीक है? अभी जैसे कि एक और करते हैं हम, वैर जैसे कि अभी इसे माइनस करता हूँ मैं। ठीक है? माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जैसे कि माइनस करूँगा तो एडिशन, या फिर यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्शन लिख देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड माइनस बी इज, तो ये माइनस कर देगा, 25 में से 5 को कर देगा ये। क्या कह रहा है ये, यूज दिस टू सेपरेट एक्सप्रेशन टू द सेम लाइन। हाँ, ये वाला मेरे को कमेंट आउट करना है। देन इसका आंसर आ गया, सब्ट्रैक्शन ए एंड बी इज 20, 25 में से 5 लिया है तो मेरा आया 20। ठीक है? अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा था, बिकॉज ये हमारी अननोन एक स्टेटमेंट थी जिसको ये समझ नहीं पा रहा था, तो इसे हम कमेंट करते हैं। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट ये होते हैं, इनको ये रीड नहीं कर पाता जो भी हम लाइंस लिखते हैं। ठीक है? ये हमारे बेनिफिशियल के लिए होते हैं। सपोज जैसे मैंने कोई 2-4 स्टेटमेंट लिखी, उसके ऊपर मैंने लिख दिया कि ये मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इन्हें हम कमेंट कर दूंगा। ठीक है? अगर मेरे को सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो मैं इसके थ्रू कर देता हूँ। ठीक है? मल्टीपल लाइन करनी है तो मल्टीपल लाइन कमेंट अलग होती है, बट अगर लाइक सपोज आपको कई सारी लाइन्स पे कमेंट करना है, तो एक एक करके ना करके सबको सिलेक्ट किया, देन हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जो स्लैश वाला बटन होता है ना वो। ठीक है? सिंपल सा मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, की फॉर कमेंट हमारी आएगी कंट्रोल प्लस के ये वाली की। ठीक है? तो ये की हम यूज करते हैं कमेंटिंग के लिए।
ठीक है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही कर लेंगे और डिवाइड भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करूँगा जैसे कि अभी मैं सपोज़ इसे DIVIDE, तो डिवाइड भी अब कर देंगे तो 5 आएगा, इसका आंसर 25 होता है, तो 5 आ गया। ठीक है, अब देखो मॉड्यूलस हम यूज़ करते हैं, मॉड्यूलस और डिवाइड में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है, बेसिक्स है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं, फिर बताता हूँ उसका डिफरेंस। आउटपुट इसका आएगा हमारा 5। ठीक है, 5 क्यों आया इसका आउटपुट? सॉरी, इसका आउटपुट लेना है ना हमें मॉड्यूलस का। ठीक है, इसका 0 आएगा, आउटपुट देखना, देखा 0 आया। बिकॉज़ क्या है कि जो हमारा ये डिवाइड होता है, ये वाला, ये क्वोशिएंट वैल्यू देता है। तो 5 से और 25 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा 5 25, तो वो क्या हो क्वोशिएंट वैल्यू हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जो डिवाइड होता है वो हमारा क्वोशिएंट वैल्यू देता है, कितनी बार गया है, जो ये होता है मॉड्यूलस, ये देता है हमारी रिमाइंडर वैल्यू। तो रिमाइंडर क्या आई थी 0, तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये सारे। ठीक है, ये भी हमने देख लिया है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, स्ट्रिंग। अभी मैं इस सबको हटा देता हूँ। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग बेसिकली एक स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि मेरे को कोई अपना नेम पास करना है तो वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसके लिए सेम ऐसे ही वेरिएबल बनाते हैं हम। नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका टाइप मैंने डिफाइन कर दिया एक स्ट्रिंग। टाइप का मैंने बता दिया, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, अब मेरे को जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे, तरुण कौशिक। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करते हैं, वही सेम स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमें यहाँ ये देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। वही मैंने जो डिफरेंस बताया था, इसके अंदर जो लिखेंगे वो एज़ इट इज़ प्रिंट होगा, इसके बाहर जो लिखेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब यहाँ नेम की वैल्यू प्रिंट होगी, तो तरुण कौशिक यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, देखना, ये प्रिंट हो गया। और अगर मेरे को कुछ और यहाँ पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे माई नेम इज़ तरुण कौशिक डॉलर यूज़ करेंगे हम इसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। देखो, अब ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, माई नेम इज़ तरुण कौशिक। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब स्ट्रिंग में क्या है कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी, जो ऑलरेडी ये प्रोवाइड करता है, तो जो काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए, हम उन्हें यूज़ करते हैं, आगे वाले उसमें यूज़ भी करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ मेरे को अपनी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ मतलब कितने इसमें लेटर्स हैं, मतलब कितने लेटर्स हैं, स्पेसेस भी काउंट करता है ये। ठीक है, तो वही हम यूज़ करेंगे इसमें। तो अभी सपोज़ मेरे को लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो LENGTH लेंथ इज, तो यहाँ पे मैं नेम डॉट लेंथ LENGT। बट अभी ये कंसीडर नहीं करेगा, तो हमें यूज़ करने का पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, और एक और फंक्शन होता है हमारा प्रिंट एलन। ठीक है, इसमें हम करेंगे कि सपोज इंडेक्सिंग एक करके होता है, तो ये हमारा 0 इंडेक्स पे है, देन 1 पे है, देन 2 पे है, 3 पे है, मतलब जगह का कोई नाम होता है, तो वही हमारी इंडेक्सिंग बोलते हैं हमें। तो 0 1 2 3, सपोज मेरे को 0 0 से स्टार्ट होती है हमेशा इंडेक्सिंग, 0 1 2 3, 3 वाला निकालना है। ठीक है, तो अभी मेरे को पता नहीं है, तो मैं सिंपल सा लिखूंगा नेम, और फिर हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखते हैं जिस भी इंडेक्सिंग का मेरे को चाहिए, 3 नाम का, 3 इंडेक्सिंग का वैल्यू वैल्यू चाहिए मेरे को, 3 पे कौन सा वैल्यू है, कैरेक्टर है मेरा बेसिकली। ठीक है, और भी मेरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अपर केस कैसे करते हैं। तो अपर केस मतलब सारे को कैपिटल कर देगा, चाहे कोई स्मॉल में हो या कैपिटल में हो। ठीक है, और भी जैसे कि मेरा एक और होती है लोअर केस, सबको स्मॉल में कर देगा, चाहे कोई कैपिटल हो या लोअर हो, लोअर केस। ठीक है, और भी इसकी तरह काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे अभी अभी इन्हें हम रन करके देखते हैं, तो सारी चीज़ें प्रिंट करेगा। देखो क्या क्या प्रिंट किया है इसने। सबसे पहला हमारा नाम है तरुण कौशिक। ठीक है, इसे मैं प्रिंट करा देता हूँ एक बार। प्रिंट एल है माई नेम इज तरुण, सॉरी इसमें वैल्यू वाइज करनी है ना, डॉलर नेम। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें प्रिंट करेगा। मेरा नाम क्या है, वैल्यू जो है स्ट्रिंग ली थी हमने तरुण कौशिक, इसकी लेंथ क्या है 13 है। अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो 13 ही आएगा। देखो, एक, जीरो, मतलब एक से काउंटिंग लेंथ जो है एक से काउंट होती है, और इंडेक्सिंग वैसे जीरो से चलती है हमारी। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, और एक स्पेस, स्पेस भी काउंट करता है, 6 7 8 9 10 11 12 12, मतलब ये हो गया 10 हमारा, सॉरी 11, और ये हो गया 12, और ये होगा 13। काउंट करेंगे 13 ही आएगी। तो लेंथ क्या है मेरी 13। और यू क्यों प्रिंट किया है इसने, क्योंकि हमने कहा है कि थर्ड इंडेक्स पे क्या है, इंडेक्सिंग किससे चालू होती है, जीरो से, मैंने बताया था अभी। तो 0 1 2 3, 3 पे क्या है यू, तो यू इसने प्रिंट किया है। नीचे हमने अपर केस यूज़ किया तो सारा कुछ अपर कर दिया इसने, फिर हमने लोअर केस यूज़ किया तो सारे की वैल्यूज़ कैरेक्टर्स इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए।
ठीक है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी स्ट्रिंग की जो हम यूज़ करते हैं और एक और चीज़ हम देखेंगे कि हम किसी भी 2 स्ट्रिंग्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सपोज़ मेरी एक और स्ट्रिंग है, जैसे कि सरनेम हो गया, ठीक है? ऐसे भी सपोज़ मेरा स्ट्रिंग टाइप का ही मतलब स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। स्ट्रिंग मतलब आप टाइप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। जैसे अभी मैं इसका हटा देता हूँ सपोज़ और मैं इसे ना इसके अंदर दे देता हूँ। अब मेरे को ये दोनों ऐड करनी है, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे ऐड? ऐड मैं सिंपल सा ऐसे करूँगा, वर एक नई स्ट्रिंग बना ले, ठीक है? जैसे कि मैं फुल नेम की एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, उसमें मैं कर दूँगा नेम प्लस के सरनेम, देन हम प्रिंट करा देंगे इसे प्रिंट तो इसमें चला जाएगा फुल नेम इज़ डॉलर फुल नेम, ठीक है? अब ये मेरा फुल नेम प्रिंट करा देगा, देखो फुल नेम इज़ तरुण कौशिक, माय नेम इज़ तरुण, माय नेम इज़ तरुण क्यों दे रहा है? बिकॉज़ अभी इसमें तरुण ही है, मैंने कौशिक हटा दिया है, ठीक है? तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरी इस पे लग रही है नेम पे। देन मैंने एक नया कीवर्ड वो वेरिएबल बनाया सरनेम का और फिर मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया है और देन ये प्रिंट कर दिया है, ठीक है? तो ये हम कॉन्कैटिनेट कर दिया है हमने। कॉन्कैटिनेट कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ दिया है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में। कॉन्कैटिनेट, ठीक है? अब उसके बाद चेक करते हैं कि मेरी सपोज़ 2 स्ट्रिंग है मेरे पास, ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं? वो हम एक बार चेक करते हैं। अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब चेक करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं प्रिंट एलएन में यूज़ करता हूँ। एक और टाइप होता है डेटा टाइप मेरा बूलियन। बूलियन क्या करता है ट्रू या फ़ॉल्स बताता है मेरा। ट्रू या फ़ॉल्स कि वो सही है या गलत है। जैसे कि 2 नंबर है मेरे, ठीक है? जैसे कि 5 5 के इक्वल है या नहीं? फ़ॉल्स है, बिकॉज़ है ही नहीं इक्वल। बट अगर मैं 5 5 2 वैल्यू लूँ तो 5 5 के इक्वल है या नहीं? हाँ, ट्रू तो 5 5 के इक्वल है, ठीक है। तो यही ट्रू फ़ॉल्स देता है जो वो मेरा बूलियन देता है। तो इधर हम वही चेक करेंगे कि नेम इज़ इक्वल इक्वल मेरा सरनेम के इक्वल है या नहीं? अब ये ट्रू या फ़ॉल्स में मेरे को आंसर देगा। तो अभी मेरा नेम और ट्रू ये सरनेम इक्वल है तो नहीं है, तो क्या देगा? फ़ॉल्स देगा। देखो इसने फ़ॉल्स आंसर दे दिया। अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूँ, ठीक है? तरुण को भी मैं यहीं पे कर दूँ सेम, अब ये देगा मेरे को ट्रू क्योंकि ये दोनों भाई मेरी सेम वैल्यूज़ हैं दैट्स व्हाई इट्स गिविंग ट्रू आउटपुट। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि कैसे हम एक दूसरे को मतलब कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को कि भाई ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ देखते हैं कि अगर मेरे को कोई वैल्यू देख चेक करनी है कि भाई इसमें ये मतलब कि एग्जिस्ट करती है नहीं करता है कोई कैरेक्टर, तो वो एक और फंक्शन होता है उसके लिए जैसे कि नेम में जो है कंटेन्स जो है इसके अंदर सपोज मैंने आर पास कर दिया। अब ये फिर से ट्रू या फॉल्स में मेरे को आंसर देगा कि भाई आर इसमें है या नहीं, तो तरुण में आर है, हाँ है तो ट्रू देगा। बट अगर मैं ऐसा कोई वेरिएबल जैसे बी मेरा है नहीं इसमें तो ये देगा फॉल्स। एक और प्रॉपर्टी है ये मतलब लाइक मेरे नॉर्मली यूज़ करते हैं और भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें कई सारी, तो वो आप गूगल कर सकते हो या फिर मतलब कि नीड के अकॉर्डिंग वो हम यूज़ करते हैं, बट बेसिक बेसिक यही होती है हमारी सारी। तो अभी हमारा स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम कुछ और नया देखते हैं इसमें। तो अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है जैसे कि इफ एल्स कंडीशन होगी हमारी या फिर एल्स इफ कंडीशन होगी, व्हेन कंडीशन होगी, तो ये सारी कंडीशंस हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे मैं हटा देता हूँ, सारे को रिमूव कर देता हूँ। अभी सपोज एक स्टैटिक से देखते हैं, मेरे को कोई एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल बनाया मैंने ए नाम का और जिसके अंदर मेरी एक वैल्यू है 25 और एक और वेरिएबल बना दिया मैंने एक बी नाम का जिसकी है 35। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स दिखाता हूँ कंडीशन स्टेटमेंट्स का। कंडीशन, ठीक है, इफ एल्स, तो इफ यहाँ पे हम देंगे कंडीशन जो भी हमें कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो इधर हम कंडीशन देंगे, इसका सिंटैक्स ये होता है। फिर इसके अंदर जो है हमारा यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट, जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद आएगा हमारा एल्स कंडीशन। ठीक है, एल्स कंडीशन में हम कोई कंडीशन नहीं देते, उसमें भी हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम इफ के अंदर एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई कि भाई जो हम इसमें हम जो हमने दिया है कि अगर वो सही है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो ये वाली होगी। ठीक है, ये मतलब एक ऑप्शनल होता है, ये सब में एग्जीक्यूट होती है ही। अगर ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स है हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो ये तो होगी ही होगी। ठीक है, उसके बाद एक एल्स इफ करके भी होती है। अगर सपोज मेरे को दो कंडीशन चेक करनी है तो एल्स इफ हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट आ जाएगी मेरी। तो यही हम देखेंगे। सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स रही तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन वो ये मतलब प्रोग्राम एंड हो जाएगा हमारा, इसको प्रिंट नहीं करेगा। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गई तो इसको प्रिंट नहीं करेगा, अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो इसे प्रिंट करेगा एल्स वाली कंडीशन को। ठीक है, तो यही सब देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। अब इसके अंदर इफ लगाते हैं सबसे पहले हम। और
सिंटैक्स लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को कंडीशन देनी है। कंडीशन सपोज एक छोटी सी कंडीशन हम समझते हैं कि मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक में 25 है, एक में 35 है। अब हम चेक करते हैं कि जो ए है वो क्या ग्रेटर देन बी है। तो ये हमारी एक कंडीशन है, जो ए नंबर है हमारा वो बी से बड़ा है कि 25 है, तो वो 35 से बड़ा है। ठीक है, अगर हाँ बड़ा है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी। ठीक है, मतलब कि डॉलर ए मतलब इसकी वैल्यू देगा 25 इज ग्रेटर देन 35। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, तब इसमें आएगा डॉलर ए इज नॉट ग्रेटर देन डॉलर बी। ठीक है, तो ये हमारी दो कंडीशन स्टेटमेंट्स होगी। अब रन करके देखते हैं एक बार इसे। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बिकॉज 25 हमारा 35 से बड़ा नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन है जो हमारी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। ठीक है, वाइट टेकिंग का टाइम। देखो 25 इज नॉट ग्रेटर देन 35, मतलब कि ये एल्स वाली हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है कि भाई 25 मेरा 35 से बड़ा नहीं है। ठीक है, जो कि सही है। बट अगर मैं सपोज इधर मैं 45 कर दूंगा, इधर 35 है मेरी, तो अब इफ वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि जो 45 है मेरा 45 है वो ग्रेटर देन है मेरे 20 से, 35 से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और बाकी ये वाली होगी नहीं, बिकॉज ये ऑप्शनल होती है। अगर ये वाली ट्रू है हो जाती है तो ये वाली प्रिंट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये करेगा कि 45 इज ग्रेटर देन 35, इफ वाली कंडीशन को ये एग्जीक्यूट करेगा, तो आउटपुट यही देगा ये। ठीक है, देखो 45 इज ग्रेटर देन 35, ये आउटपुट दे दिया ना इसने, जो कि हमारा सही है। तो ये हो गई हमारी इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इफ एल्स कंडीशन देखी कंडीशन स्टेटमेंट्स के अंदर, कंडीशन कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हो रहा है। ठीक है, इफ एल्स देगा, उसके बाद हम देखेंगे इफ और एल्स इफ क्या होता है हमारा, और एल्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे व्हेन कंडीशन। इसके बाद इसी के अंदर हम एक लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखेंगे, वो मैं भी बताऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर मैं समझाऊंगा इन्हें, लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स। ठीक है, ठीक है ना, हाँ जो भी है। उसके बाद हम देखेंगे कि वैन कंडीशन हमारी क्या होती है, जैसे हम जावा में स्विच कंडीशन यूज़ करते थे ना, ऐसे ही हम वैन कंडीशन यूज़ करते हैं इधर। तो ये सारी चीज़ें हम देखने, तो हमारा इफ एल्स है जो वो क्लियर हो गया है। इफ एल्स की क्या है कि कंडीशन चेक करते हैं, ये ट्रू हो गई तो ठीक है, नहीं तो एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि एल्स इफ वाली कंडीशन। ठीक है, तो सपोज अभी मेरा एक नंबर दिया गया है मेरे को, एक नंबर है मेरे पास। सपोज अभी मेरे पास एक एज है। ठीक है, एक एज है, तो अगर कि भाई एज चेक करनी है मेरे को कि वो अभी लाइक बच्चा है या अडल्ट है या फिर एक मैन है, वो मेरे को चेक करना है कि अगर उस बच्चे की एज, ठीक है, अगर उस बच्चे की एज 18 से छोटी है, ठीक है, लाइक 16 से छोटी है, मेरे को बस जस्ट एक कंडीशन के लिए हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो बच्चे की एज है, ठीक है, किसी भी पर्सन की एज है, अगर वो लेस देन मेरी कितने है, 16 से छोटी है, तो हम लिख देंगे कि चाइल्ड इज अ लाइक पर्सन इज एन चाइल्ड, एडल्ट चाइल्ड। ठीक है, पर्सन जो भी है वो एक बच्चा है अभी। ठीक है, और अगर मेरी अब एक और कंडीशन हम चेक करेंगे इसमें। अब मैं एलसिफ का यूज़ बता रहा हूँ आपको, दो कंडीशंस मतलब कई सारी कंडीशंस अगर मेरे को चेक करनी है तो एलसिफ का हम यूज़ करते हैं इधर, एलसिफ एलसिफ एलसिफ। ठीक है, अब मैं चेक करूँगी कि अगर मेरी जो एज है वो मेरी छोटी है किससे, लाइक छोटी है मेरी 25 से। ठीक है, अगर वो 25 से छोटी है तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एल एन पर्सन इज अडल्ट, पर्सन इज अडल्ट। ठीक है, और नहीं तो एल्स में क्या कि अगर इन दोनों से वो बड़ी है एज, तो सीधे सीधे आ जाएगा पर्सन इज मैन। ठीक है, पर्सन इज मैन। ठीक है, तो ये मेरी दो कंडीशन, तीन कंडीशंस होगी। अगर ये ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, ये ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू चल जाएगी, नहीं तो ये वाली स्टेटमेंट तो चलेगी चलेगी अगर ये दोनों फॉल्स हो गई तो। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो मेरा 5 एज मैंने इसमें दी है, तो ये 5 इससे छोटा है 16 से, हाँ तो पर्सन इज एन चाइल्ड। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं। बट आप सोच रहे हो कि इससे भी छोटी है, बट अगर लाइक मेरी ये एग्जीक्यूट हो गई, अगर मेरी एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो प्रोग्राम मेरा वहीं एग्जिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मतलब कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो एल्स वाली एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो अभी मेरा ये आउटपुट देगा पर्सन इज एन चाइल्ड बस, बिकॉज एज मेरी 5 से है जो कि 16 से मेरी छोटी है। ठीक है, अभी हम इधर देखेंगे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरीका के होते हैं, एक होता है हमारा एंड ऑपरेटर, एक होता है मेरा और ऑपरेटर,
और एक होता है हमारा नॉट ऑपरेटर, जैसे हम नॉट एक्सक्लेमेटरी साइन है, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, इधर चेक करेंगे कि भाई जो मेरी एज है वो 16 से छोटी है, तो पर्सन इज एन चाइल्ड। अब मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है, दो चीज़ें। एंड में ऑपरेटर अभी यूज़ कर रहा हूँ कि एज एक तो जो है 25 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। एज जो है 25 से छोटी होनी चाहिए, और बड़ी किससे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 16 से, ठीक है। 25 से छोटी होनी चाहिए और 16 से बड़ी होनी चाहिए, तो पर्सन है मेरा अडल्ट। अब देखो एंड ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि इसके लिए ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और इसके लिए ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑपरेटर ये करता है। तो जैसे कि अभी मेरी एज क्या है, 5 है, तो 5 क्या है कि 25 से छोटी तो है, बट 16 से बड़ी नहीं है, 16 से छोटी है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये फॉल्स रहेगी, तो ठीक है, तो ये वाली ट्रू रहेगी। तो चलिए इसे रन करते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर देखते हैं हम। तो ये वाली पर्सन इज एन चाइल्ड ही एग्जीक्यूट होगी इसमें भी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ 15 या 18 दे देता हूँ, 15 तो नहीं, 18 दे देता हूँ, देन मेरी सेकंड वाली एग्जीक्यूट होगी। अब ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा कि देखो पर्सन इज एन अडल्ट, दोनों को चेक कर रहा है कि भाई एज मेरी 25 से छोटी है और एज मेरी 16 से बड़ी है, ठीक है। तो ये मेरा एंड ऑपरेटर हो गया। एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशंस में ट्रू होंगी तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर एक भी फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे 16 लेते हैं, 16 देखो, 16 हमने किसी में भी चेक नहीं कर रखा, देखो इसमें लेस देना है ना कि इक्वल्स टू है, और इसमें भी लेस देना है ना कि इक्वल्स टू है, तो एल्स वाली मेरी रन होगी इसमें, पर्सन इज एन मैन, ठीक है, एल्स वाली मेरी एग्जीक्यूट होगी। अब देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर अगर अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखो अभी इसके केस में क्या हुआ था, इसके केस में ये हुआ था हमारा कि पर्सन इज एन मैन, बट इसके केस में आउटपुट आएगा हमारा पर्सन इज अडल्ट। क्यों, वो बताता हूँ। पर्सन इज अडल्ट, ठीक है, आउटपुट सही है, बिकॉज और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर ये चेक करता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो अभी मेरा 16 सपोज इनपुट है, 16 इनपुट है, तो 16 25 से छोटा है, ट्रू। ये क्या है कि फॉल्स, जैसे कि मैं एक बार कमेंट में करके दिखाता हूँ। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई और ऑपरेटर है, दूसरी क्या होगी, फॉल्स। तो एक तो ट्रू है ना, अगर एक भी ट्रू हो गई ना तो ये स्टेटमेंट को रन कर देगा, तो पहली ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट इसने रन कर दी, ठीक है। तो यही है डिफरेंस मेरा एंड और गेट में, सॉरी और ऑपरेटर में, ठीक है। और में क्या है कि एक भी ट्रू हो जाएगी तो भी चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट अगर एंड में क्या होता है कि एंड में वो दोनों को चेक करता है कि दोनों जरूरी है ट्रू होना, अगर वो एक भी फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने एल्स इफ एल्स भी देख लिया, इफ एल्स इफ और एल्स भी देख लिया, नॉट ऑपरेटर और देख लेते हैं एक बार कि एक और कंडीशन में चेक करता हूँ इधर, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ चेक करते हैं कि अगर एज जो है मेरी वो नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू के 25, ठीक है। अगर वो 25 के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो सपोज इसमें नहीं, मैं अच्छे से बताता हूँ इसे। सपोज मेरा 2 नंबर है इधर, ठीक है। एक वेर एज है और एक वेर कुछ भी, जैसे बी में कुछ भी रखा है, मेरा 25 रखा है, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि भाई ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो हम इक्वल के लिए क्या चेक करते थे, इक्वल इक्वल बी, अगर ये इक्वल इक्वल बी है तो ये प्रिंट एल कर देगा मेरा, जैसे कि ए इक्वल्स टू बी, डॉलर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। नहीं तो एल्स में क्या कर देगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, प्रिंट एल एन डॉलर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज 16 25 के वो नहीं है, इक्वल नहीं है, सॉरी मैंने एज कीवर्ड लिया है ना यहाँ पे, तो ये इसी की वजह से एरर दे रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें, ठीक है। तो अब ये रन करेगा तो इसमें आउटपुट देगा ये मेरी एज इज नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज नॉट इक्वल, ये 16 5 के इक्वल थोड़ी ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी डॉलर आएगा। उसके बाद क्या है कि हमारा, अब जैसे कि नॉट ऑपरेटर हम यूज कर रहे थे, अब चेक कर रहे हैं कि अगर मेरी एज जो है वो नॉट इक्वल्स टू के बी है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अभी इसे मैं कट पेस्ट कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। अगर एज मेरा बी के इक्वल नहीं है तो एज इज नॉट इक्वल टू बी, ये वाली प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो इक्वल तो होगी अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अब इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका ऊपर वाला आउटपुट आएगा, इफ वाली कंडीशन इसके ट्रू हो गया, ठीक है। एज इज 16 इज नॉट इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये मेरा और एंड नॉट ऑपरेटर भी हो गया, तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कवर हो गए हैं इसमें। तो अब हम एक नया प्रोग्राम और बनाएंगे कि भाई कोई भी एक मेरा नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास अभी एक नंबर है इधर ए इक्वल्स टू के 24, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कि जो ए में जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर वो मेरा ग्रेटर देन हुआ किससे,
0 से, ठीक है। तो अगर वो ग्रेटर देन नंबर हुआ 0 से, तो हम चेक करेंगे इधर क्या, कि भाई प्रिंट एल और नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। एल्स इफ में अगर हम चेक करेंगे, अगर मेरा ए है जो वो इक्वल इक्वल 0 के हुआ, तो हम कर देंगे नंबर इज 0, प्रिंट एल एन नंबर इज 0, नंबर इज 0, ठीक है। नहीं तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, नंबर इज नेगेटिव। अगर वो 0 से बड़ा नहीं है और 0 के भी इक्वल नहीं है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव ही नंबर होगा, ठीक है। तो प्रिंट एल एन और नंबर इज नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव, बिकॉज हमने यहाँ पे लिया 24, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट एग्जीक्यूट होगी, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे -24 ले लेता हूँ, तो अब प्रिंट होगा नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। 0 लेता हूँ तो नंबर इज 0, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सक्सेसफुली रन हो गई हैं, देखो नंबर इज 0, ठीक है। तो ये भी काफ़ी मस्त चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब हम अगली कंडीशन देखेंगे कि जो है वैन स्टेटमेंट है, ठीक है। वैन स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन हमारी यूज़ चेक करनी हो। तो अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशन चेक करनी, तो एल्स इफ के थ्रू भी कर सकता हूँ, बट उससे क्या है कि काफ़ी लेंथी कोड हो जाता है, तो इसलिए हम वैन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम जावा में स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ वैन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसे रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर थोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, कि जैसे सपोज अभी मेरा ए के अंदर कुछ नंबर है, जैसे 100 है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को वो चीज़ें पास करनी होती है, वो नंबर पास करना होता है, या वो एक स्टेटमेंट पास करनी होती है, कंडीशन, ठीक है। तो अब मैं चेक करूँगा कि मेरा जो नंबर है ए में जो वैल्यू है, अगर वो 100 है, ठीक है। अगर वो 100 है, ये देखो ये माइनस का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है, ऐसे हमें एरो लगाना पड़ता है। अगर ये 100 है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब आप इधर कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कंडीशन कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ बस। तो मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट एलन कर देगा कि नंबर इज 100, कि नंबर इज 100। अगर वो 200 है, तो क्या प्रिंट कर देगा, तो प्रिंट कर देगा नंबर इज 200, नंबर इज 200, नंबर इज 200, ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशंस जैसे मैंने चेक कर ली, और भी कर सकते हो। और एंड एल्स में जैसे कि एल्स का मैंने बता ही दिया कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब अगर ये दोनों ट्रू नहीं होंगी, तो एल्स वाली कंडीशन मेरी ट्रू होगी, ठीक है। नंबर इनवैलिड नंबर कह दे सकते हैं, ठीक है। इनवैलिड नंबर में लिख देता हूँ कि भाई इन दोनों में से कोई नहीं है, दैट्स वाई इनवैलिड नंबर। तो अभी इसमें क्या एग्जीक्यूट होगा, जैसे अभी ए में मेरा 100 है, तो पहली वाली स्टेटमेंट मेरी रन होनी चाहिए, नंबर इज 100, नंबर इज 100, करेक्ट, ठीक है। अभी सपोज मैं यहाँ पे कुछ और 500 दे देता हूँ, तो भाई 500 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता इसकी कंडीशन में, तो एल्स मेरा रन होगा कि इनवैलिड नंबर, कि इन कंडीशन में है ही नहीं। तो ये मेरी वैन स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, जहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशंस अपनी लगा रहा हूँ, मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहा हूँ, उनके अंदर स्टेटमेंट्स दे रखी है मैंने, और एल्स भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैन कंडीशन होगी मेरी। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, कि जैसे अभी तो हम स्टैटिक इनपुट ले रहे थे सारा कुछ, जैसे कि वैल ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो अब हम एक डायनामिक इनपुट कैसे ले सकते हैं, डायनामिक इनपुट बेसिकली एक यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी जगह एक दूसरा कंपाइलर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। इसे मैं अभी हटा देता हूँ, दूसरा कंपाइलर यूज़ करूँगा, वो जो कि है जीडीबी कंपाइलर, ठीक है। मोस्टली सब बंदे इसे यूज़ करते होंगे ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। दैन मैं यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा, कॉटलन में मैं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बाई डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम आता है वो है हेलो वर्ल्ड का। तो अभी मैं सबको हटा देता हूँ, दैन फंक्शन मेन, ठीक है, सॉरी, फंक्शन मेन प्रिंट एल, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि हम इस स्टैटिक इनपुट लेते थे, जैसे कि वैर ए इक्वल्स टू के 10 ले लिया मैंने, और ए को जो है मैंने प्रिंट करा दिया, ये है हमारा स्टैटिक इनपुट जो हम मतलब दे रहे हैं। 10 है तो इसका इनपुट 10 ही रहेगा, डायनामिक नहीं है कि जो मैं चेंज कर सकूँ इसको, ठीक है। तो जैसे कि अभी रन हो रहा है तो इसका आउटपुट 10 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसे डायनामिक करेंगे कि यूज़र से कैसे इनपुट हम ले सकते हैं, ठीक है। टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, ओके। सो टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो सपोज मेरे को अभी एक इनपुट लेना है, तो मैं एक सबसे पहले वही कीवर्ड डिफाइन करूंगा वैर, देन सपोज मेरे को एक नंबर 1 लेना है, ठीक है, नंबर 1 इक्वल्स टू के, अब एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम रीड लाइन करके, ठीक है। रीड लाइन करके हम यूज़ करते हैं कोई भी एक इनपुट लेने के लिए, ठीक है। सपोज मेरे को अभी 2 नंबर इनपुट लेने हैं, अभी एक कोई इनपुट लेके देखते हैं, अब इसे हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, num 1। तो अब ये पहला इनपुट लेगा और प्रिंट कर देगा उसे मेरे को,
देखो अभी इनपुट मांग रहा है, सपोज मैंने इसे 10 दिया, तो अब ये 10 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा डायनामिक इनपुट हो गया। जैसे कि इसके साथ में कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकता हूँ, लाइक इनपुट वैल्यू इज डॉलर नम वन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एक इनपुट लेगा मेरे से, देन उस वैल्यू को मेरे को रिटर्न कर देगा। जैसे कि अभी एक वैल्यू मांग रहा है 15 दे दी मैंने सपोज, तो ये द इनपुट वैल्यू इज 15। ठीक है, तो ये हमने यूजर से इनपुट वैल्यू ले ली। ठीक है, अब क्या करना है कि सपोज मेरे को दो वैल्यूज को ऐड करना है। कंट्रोल सेट कर देता हूँ मैं, दो वैल्यूज को ऐड करना है तो कर देना है। तो नंबर वन ये हो गया, एक और ले लूंगा नम टू। ठीक है, और रीड लाइन वही सेम फंक्शन हम यूज करेंगे, और ऊपर एक स्टेटमेंट देता हूँ जिससे थोड़ा पता चले हमें कि एंटर टू नंबर। ठीक है, उसके बाद में हम इन्हें ऐड करेंगे अब, या फिर अभी प्रिंट करा के देख देता हूँ। द इनपुट वैल्यू आर नम वन एंड नम टू। ठीक है, ये हम प्रिंट कराएंगे अब हम। तो देखो ये अब वैल्यू मांग रहा है मेरे को, दो नंबर एंटर करने हैं। जैसे मैंने 13 कर दिया और देन एंटर प्रेस करूंगा मैं, उसके बाद एक और नंबर करना 24 कर दिया, देन एंटर प्रेस करूंगा, देन आउटपुट इसने मेरा दे दिया, इनपुट वैल्यू आर 13 एंड 24। ठीक है, जो कि हमारा सही है। ये हमने नंबर भी इनपुट ले लिया। ठीक है, अपने यूज़र से। अब एक और चीज़ देखनी है, सपोज मेरे को अब ये दोनों नंबर जो हैं वो ऐड कराने हैं। ठीक है, तो मैं ऐड कैसे कराऊंगा, सिंपल सा ऐड कराने मेरे को ये, तो नम वन प्लस के नम। ठीक है, डॉलर यूज़ नहीं करेंगे, नम वन प्लस के नम टू। अब हमें ऐड करा के मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, दो नंबर मांग रहा है, सपोज मैंने टू दे दिया, एक एक दे दिया मैंने 5। ठीक है, तो बट ये आ गया 25 इसका आउटपुट। देखा, 25 इसका आउटपुट आया है, जबकि हमें क्या चाहिए, 7 आना चाहिए, 5 + 2 7 आना चाहिए, बट इसका आ रहा है 25। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो ये नम वन है, ये एक स्ट्रिंग ले रहा है, रीड लाइन के थ्रू हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है स्ट्रिंग बेसिकली। तो एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो दो एक स्ट्रिंग है मेरी, तो पांच एक और स्ट्रिंग है। तो अगर मैं दो और पांच को ऐड करूँगा तो 25 ही आएगा। जैसे कि सपोज मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मेरा दो एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इसे प्लस करूंगा स्ट्रिंग पाँच में, तो क्या आएगा मेरा, स्ट्रिंग में 25 ही तो आएगा। ऐड थोड़ी ना करेगा, ऐड तो तब करेगा ना जब ये हमारी इंटीजर में होंगी, तो तब इन्हें ऐड करेगा। तो अभी हमें कन्वर्ट करना है एक इंटीजर में। ठीक है, तो एक फंक्शन यूज करते हैं हम कन्वर्ट करने के लिए, टू इंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नम वन को टू इंट में कन्वर्ट कर देगा, तो जो भी हमने इनपुट लिया है उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और नम टू को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा ऐड करने के लिए। ठीक है, अब इसे हम रन करते हैं, वही सेम एरर दे रहा है ये क्या कह रहा है, ओनली सेफ और नॉन नलेबल असर्ट कॉल आर अलाउड। ठीक है, तो कॉटलिन क्या है कि हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करता है। कॉटलिन जो होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है कि अभी क्या है कि हमने कोई भी वैल्यू इनकी इनिशियलाइज नहीं की है, तो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग अस सम एरर। तो इसलिए हमें कुछ एक एल्विस ऑपरेटर करके होता है हमारा, जिसके यूज करने से ये एरर मतलब चली जाएगी। तो ये क्या है कि हम इसमें नल वैल्यू भी ले सकते हैं, ये हमारा ये बताता है, इसी को ये हैंडल करता है कॉटलिन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉटलिन और जावा में। जावा इसे हैंडल नहीं कर पाता, बट कॉटलिन क्या है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करता है। नल पॉइंटर बेसिकली इसमें हम जीरो भी मतलब कुछ नहीं दे तब भी ये वर्क करेगा। अगर कुछ नहीं देंगे तो इसको जीरो असाइन हो जाएगी बाई डिफॉल्ट। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एल्विस ऑपरेटर। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन मार्क जो है हमारा ये है एल्विस ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं, तो अब मेरा ये परफेक्टली सही चलेगा। दो वैल्यू दी मैंने, टू दी एक फाइव दी, तो आउटपुट आना चाहिए सेवन, जो कि हमारा सही है, सेवन हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है ये, सबसे पहले दो वैल्यूज ले ली, देन पहली वाली को इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर दूसरी वाली को इंटीजर में कन्वर्ट किया, और दोनों को ऐड कर दिया, देन सेवन मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये भी हमने सीख लिया, एल्विस ऑपरेटर भी सीख लिया हमने, इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से वो भी सीख लिया हमने, एल्विस ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लिया। और एक और तरीका है इसे सही करने का। ठीक है, एल्विस ऑपरेटर अगर हम नया यूज करें तो हम डबल एक्सक्लेमेटरी साइन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे भी मैं हटा देता हूँ जैसे, और अब भी ये काम करेगा। वही दो वैल्यू मांग रहा है, टू दी मैंने एक फाइव दे दी, तो सेवन इसका आउटपुट सेम आउटपुट। ठीक है, तो अब भी अच्छे से काम कर रहा है। तो हमने सीख लिया है कि भाई इनपुट हम कैसे ले सकते हैं यूजर से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या होता है, अब जैसे अगर जो जावा से मतलब जावा पढ़ के आए हैं तो उन्हें तो पता होगा ट्राई कैच क्या है, कि एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है, बेसिकली एक्सेप्शन वो होता है कि जैसे सपोज मेरे को इंटीजर देना है, कहीं पे इंटीजर चाहिए और वहाँ मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो वो एक एक्सेप्शन ही तो हो गया। अगर सामने वाले को इंटीजर चाहिए और मैं उसे स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो उसके लिए एक्सेप्शन ही है ना, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं क्या दे रहा हूँ। ठीक है, तो वही जैसे कि लाइव एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी इधर क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, देन इसे ऐड कर रहा है। ठीक है,
तो यही करते हैं, जैसे मैंने 4 दे दिया स्टार्टिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है। बट अगर मैं यहीं पे एक स्ट्रिंग दे दूँ, सपोज मैंने तरुण अपना नाम एक स्ट्रिंग दे दी इधर, तो इस स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, तो अभी एक्सेप्शन देगा। देखो इसने एक्सेप्शन देगी, जावा डॉट लैंग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की हमने जो स्ट्रिंग है वो तरुण दिया है इनपुट स्ट्रिंग, बट हमें ये नहीं देनी, हमें कोई इंटीजर वैल्यू की स्ट्रिंग देनी थी, ठीक है। तो यही एक्सेप्शन दे रहा है, तो इन्हीं को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। और भी सारे काफ़ी एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम इसका सिंटैक्स देख लेता हूँ सबसे पहले। ये हमारा हो गया ट्राई और ये हमारा हो गया कैच। इसके अंदर हम लिखते हैं एक्सेप्शन, ये एक वेरिएबल बनाते हैं एक्सेप्शन स्टोर करने के लिए, देन इसे प्रिंट कर देते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है ट्राई एंड कैच ब्लॉक का। ट्राई एंड कैच, जैसे ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो ये कोशिश करेगा इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की, जो भी ट्राई के अंदर है हमारी कोशिश करेगा इसे एग्जीक्यूट करने की। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारा क्या है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है या कुछ भी है प्रोग्राम, वो क्रैश नहीं होगा। वो क्या है कि एक्सेप्शन हमें शो कर देगा कि एग्जैक्टली इशू है कहाँ पर, ठीक है। देन वो इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अभी जैसे हम इसी में करके देखते हैं, सपोज इसे मैं कट करके अभी ट्राई के अंदर डाल देता हूं, मतलब इससे ट्राई करेगा ये रन करने की। अगर इससे रन हो जाता है, काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें डायरेक्टली एक्सेप्शन मतलब एक इशू हमें बता देगा कि ये इशू है, आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो प्रिंट एल एन PRNTLN और एक्सेप्शन इज डॉलर। अभी जो हमारा एक्सेप्शन है वो हमारी ई वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ठीक है। दो वैल्यू मांग रहा है, सपोज मैंने पहली दे दी 4 और दूसरी मैंने दे दी तरुण। अब ये मेरी एक एक्सेप्शन शो कर देगा हमारा, देख एक लाइन में शो कर दिया ना इसने, क्या हमारा इशू है एक्चुअली में। जावा डॉट लैंग डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन शो कर रहा है, इनपुट हमने तरुण दिया है, भाई ये इशू है, ये सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो यही हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक होता है, जो हमारी एक्सेप्शंस को हैंडल करता है विदाउट एनी ऑफ क्रैशिंग, ठीक है। तो हमने यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं ये भी सीख लिया, एल्विस ऑपरेटर भी सीख लिया, ट्राई एंड कैच ब्लॉक भी देख लिया हमने क्या होता है, कि एक्सेप्शन हैंडल करते हैं इसके थ्रू, कि ट्राई के अंदर चेक करेगा ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कैच में एक एक्सेप्शन शो कर देगा। कैच मतलब पकड़ लेता है वो एक्सेप्शन क्या होता है, देन हमें शो कर देता है एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर, हमें शो कर देता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है। तो अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अब सीखते हैं लूपिंग क्या होती है, ठीक है। लूपिंग क्या होती है ये हम सीखते हैं। तो लूप हमारे बेसिकली कई टाइप के होते हैं, जैसे कि वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। इधर हम देखेंगे ओनली टू टाइप्स के, एक वाइल लूप एक फॉर लूप। अभी मैं वाइल लूप देखते हैं, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है बेसिकली, लूप एक तरीके से समझ में आ रहा है कि मतलब रिपीटेशन है, स्टेटमेंट की रिपीटेशन, कोई भी एक स्टेटमेंट है वो रिपीट हो रही है, उसे हम लूप कहेंगे। जैसे कि सपोज मेरे को एक हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट है, प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मेरे को 5 बार प्रिंट करनी है, तो ठीक है आप कहोगे ऐसे प्रिंट कर सकते हैं हम 5 बार, ठीक है, 5-6 बार जितनी भी बार है ऐसे प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हो गई प्रिंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं कहूँ कि यही स्टेटमेंट मेरे को 1000 बार प्रिंट करनी है, या फिर 500 बार, या फिर 2000 बार, 2000 बार मेरे को ये प्रिंट करनी है, तो मतलब कर सकते हैं इसके थ्रू। बट ये क्या है कि काफ़ी लेंथी वे, और मतलब एक एफिशिएंट वे नहीं है करने का, बहुत ही काफ़ी लेंथी कोड हो जाएगा, मतलब 1 2 3 2000 बार करेंगे तो 2000 लाइन का कोड हो जाएगा। तो मतलब यही है कि एक लूप के थ्रू हमें ना इजीली प्रिंट आउट कर सकते हैं जितना भी हमें नंबर ऑफ लाइक लाइन्स प्रिंट करनी है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है, जैसे मैं सिंटैक्स लिखता हूँ, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, देन हम लिखते हैं व्हाइल, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर इसकी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट, और यहाँ पे होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट क्या होती है स्पेलिंग, इंक्रीमेंट MENT, इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट DECREMENT ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा इसका हो गया सिंटैक्स। तो अब हमें यही यूज़ करते हैं। सपोज मेरे को जो वाइल अभी जो मैंने एलो वाइल्ड प्रिंट किया था वो मेरे को 10 बार प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक तो ये है कि प्रिंट एलन में 10 बार लिख दूँ, तो वो एक एफिशिएंट वे नहीं है, जो मैंने अभी बताया कि अगर मेरे को 100 बार 200 बार प्रिंट करना है, तो ऐसे नहीं है कि मैं प्रिंट एलन लिखता जाऊँ 100 200 बार। तो वही है कि हम लूप यूज़ करेंगे, रिपीट करेगा वही स्टेटमेंट को। सबसे पहले कंडीशन यूज़ करेंगे। मेरे को सपोज आई इक्वल्स टू के मेरा है अभी, वेरिएबल बना लेता हूँ आई नाम से, ठीक है। आई इक्वल्स टू के मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और कंडीशन क्या है, मेरे को ये एग्जीक्यूट करना है 10 बार। तो आई मेरा जब तक लेस देन इक्वल्स टू के 10 नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये स्टेटमेंट जो है मेरी एग्जीक्यूट होती रहेगी। प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड WORLD, ठीक है।
और इधर हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस। मतलब आई तो वेरिएबल का नाम है, बाकी इंक्रीमेंट का प्लस प्लस हो जाता है और एक हो जाता है आई माइनस माइनस, जिसे हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि है हमारा आई माइनस माइनस। ठीक है, इनमें से कोई भी एक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी सबसे पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, देन से समझाऊंगा। ठीक है, ये 10 बार इसको प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड को, बस 3-4 लाइन के कोड में ही। ठीक है, देखो इसने 10 बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है, 2 4 6 8 और 2 10। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ 100 भी करना है तो भी 100 बार प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ, 100 बार प्रिंट हो जाएगा अभी ये। मतलब जितनी बार मेरे को करना है वो उतनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, बस जस्ट यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। ठीक है, तो देखो ये 100 बार भी इसे प्रिंट कर देगा, देखो इसने 100 बार ही प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अभी हम 10 बार ही रखते हैं इसे। अब समझते हैं कोड का एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बनाया आई नाम से, तो ये क्या है कि एक। ठीक है, एक से स्टार्ट करेगा, अब ये लूप के अंदर चेक करेगा कि जो एक है वो क्या मेरा मतलब इसके 10 से छोटा और इक्वल है, मतलब छोटा या इक्वल है। हाँ भाई, एक से मतलब 10 से एक छोटा है, तो उसके बाद ये प्रिंट कर देगा, इसके अंदर आएगा प्रिंट कर देगा। आई प्लस प्लस का मतलब है अब ये कर देगा 2, मतलब कि आई में +1। तो आई इक्वल्स टू के अभी क्या है हमारा 1 है, इसमें कर देगा ये +1। ठीक है, मतलब कि इसमें ये एक प्लस और ऐड कर देता है, तो +1 कितना हो गया, अब आई की वैल्यू क्या होगी 2। तो अब फिर से ऊपर जाएगा ये। अब यहाँ से अब ये इससे कोई लेना देना नहीं है, अब ये फिर से लूप में इधर ऐसे ही घूमता रहेगा ये यहीं पर। ठीक है, अब ये फिर से ऊपर जाएगा, अब फिर से चेक करेगा भाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू के 10 है, सही है, फिर से प्रिंट कर देगा। ऐसे ही 3 के लिए जाएगा, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, ऐसे ही लास्ट में यहाँ पे जब आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 में ये +1 करेगा तो इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा 10। अब सिमिलरली ऊपर चेक करेगा कि जो 10 है वो लेस देन इक्वल्स टू के 10 है, तो देखो छोटा तो नहीं है बट हाँ इक्वल है, तो तब भी ये एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद अब यहाँ वैल्यू क्या हो गई 10 में, वो फिर +1 कर देगा। 10 + 1 इक्वल्स टू के अब हो गया हमारा 11। अब अगेन चेक करेगा कि भाई जो 11 है मेरा वो लेस देन इक्वल्स टू के 10 है, जो कि है हमारी कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही ये फॉल्स होगी तुरंत ये लूप से एग्जिट हो जाएगा हमारा, और प्रोग्राम भी एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा लूपिंग, कि भाई इसने 10 बार मेरी ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, ऐसे ही 100 बार करनी है तो 100 बार भी ऐसे ही प्रिंट कर देगा, ऐसे ही। ठीक है, यही इसका मतलब फ्लो होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है सारा कुछ। तो वाइल लूप भी हमने देख लिया है, ऐसे सबको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, वाइल लूप भी हमने देख लिया है क्या होता है। मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेशन टाइम मेरे को प्रिंट करना है तो मैं लूपिंग का यूज़ करता हूँ, जैसे कि वाइल लूप एक इसके मतलब लूप का ही पार्ट है। ठीक है, इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल, कंडीशन चेक की, उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, इसके अंदर स्टेटमेंट जो भी मेरे को लगानी है वो लगा दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दो और चीज़, एक होती है हमारी स्टेटमेंट्स, एक होती है ब्रेक और एक होती है कंटिन्यू। ये दोनों क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली। सबसे पहले ब्रेक देखते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड तो ये प्रिंट कर ही रहा है स्टेटमेंट। अब ये चेक करेगा कि जैसे ही मेरा इफ, ठीक है, अगर जैसे ही मेरा इफ आई इज इक्वल इक्वल 4 हो जाए, ठीक है, या फिर जैसे कि 5 हो जाए। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं कि 1 से आई 10 से छोटा है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दे मेरी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये अभी स्टार्टिंग में चेक कर रहे हैं कि जैसे ही मतलब अभी मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में से ये जैसे ही 5 आ जाए मेरी वैल्यू तो ये ब्रेक हो जाए, ये कंडीशन चेक ही ना करे, लूप से बाहर आ जाए। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है कि बिल्कुल लूप को बंद कर देगा वहीं पे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे आए हम 2 हुआ, मतलब कि पहले 1 के लिए चेक की तो ये प्रिंट कर दी कि आई इक्वल इक्वल 1 5 के इक्वल नहीं है, नहीं है भाई, तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, फिर ये चलेगी। उसके बाद में क्या है कि ये i+1 कर देगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 को चेक करेगा, फिर यहाँ भी फॉल्स आ जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब यहाँ पे 5 आ गई आई की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू के 10, जो कि ट्रू है, तो कंडीशन एंटर कर जाएगा। अब यहाँ चेक करेगा ये सिमिलरली कि 5 इज इक्वल इक्वल 5, जो कि है ट्रू, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट चला देगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर देगी, लूप से बाहर कर देगी इसे बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला हमारा कितनी बार प्रिंट होगा, ये वाला हमारा 4 बार प्रिंट होगा बस, क्योंकि हमने 5 पे क्या है कि लूप को ब्रेक कर दिया कि यहाँ से बंद हो जाएगा लूप। ठीक है, तो उसके बाहर आ जाएगा लूप के बाद, इसके बाहर जैसे ही आएगा तो तुरंत हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा। देखो अब इसने 5 बार 4 बार ही वो किया स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे 4 बार ही लूप चला है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार, 1 के लिए चला है, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 पे हमने कंडीशन चेक कर लिया कि जैसे ही वो 5 के इक्वल हो तो तुरंत वो लूप को ब्रेक कर दे। तो जैसे ही वो ब्रेक करेगा तुरंत ये इसके बाहर आ जाएगा, इस वाले लूप के अंदर बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बाहर आएगा तो इससे आपको इसी को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ब्रेक स्टेटमेंट। एक और आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे कि अभी ब्रेक का ही मैं एक देता हूँ, जैसे कि ब्रेक के अंदर क्या है कि
इसी का जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, तो BREAK, तो इसका आउटपुट क्या हो गया था हमारा, 1 2 3 4, 4 बार प्रिंट किया था ना इसने, और 5 पे ही ब्रेक हो गया था, जबकि हमें प्रिंट करना था 10 बार, ठीक है, 5 पे ब्रेक लगाया तो ब्रेक हो गया। अब हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जिस पर भी हम कंडीशन लगाते हैं बस उसको छोड़ देगी, बाकी को प्रिंट कर देगी, ठीक है। बाकी जैसे कि अभी मैंने 5 के लिए लगाया तो 5 के लिए छोड़ देगी, बाकी जो 9 बचे हैं उनके लिए प्रिंट कर देगी। तो अभी ये क्या है कि 9 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू यूज़ करता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी इधर क्या है कि अदर जैसे ही 5 आएगा, ठीक है, तो कंटिन्यू से क्या करेगी, ये नीचे नहीं जाएगी। नीचे नहीं जाएगी तो हमारी वैल्यू भी इंक्रीमेंट नहीं होगी, तो हमेशा 5 ही रहेगा, इंक्रीमेंट यहाँ से नहीं होगी, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे वैल्यू भी अपनी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो आई मैं यहाँ पे प्लस प्लस करूँगा, तो ये क्या कर देगी, तो ये क्या है कि 5 से फिर 6 कर देगी इसे, और देन 5 के लिए इसे छोड़ देगी, ठीक है। तो ये 9 बार स्टेटमेंट मेरी अब चलेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बार मेरी एग्जीक्यूट हुई है। या फिर अच्छे से थोड़ा देखते हैं, तो हेलो वर्ल्ड की जगह अगर मैं आई प्रिंट करूँ तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। तो ये 5 को छोड़ देगा, बाकी 9 तक प्रिंट कर देगा, 5 को छोड़ देगा बीच में से, बाकी 10 को भी प्रिंट करेगा, बाकी 5 को छोड़ देगा, बस ये है। देखो इसने सारा कुछ प्रिंट कर दिया एक्सेप्ट 5। 4 के बाद डायरेक्ट 6 है, इधर 4 के बाद डायरेक्ट 6 है, 5 को इसने छोड़ दिया, बिकॉज 5 पे हमने क्या यूज़ किया, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया कि 5 से 6 कर दिया। अगर हम इसे नहीं यूज़ करते तो ये हमेशा ही वैल्यू 5 रहती, क्योंकि कंटिन्यू के बाद ये सीधा ऊपर जाता है इधर, ना कि नीचे जाता है, तो और वैल्यू का भी इंक्रीमेंट होती नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अगर ऐसे यहाँ पे ब्रेक यूज़ करते हैं हम, तो आई में जैसे हम दिखा देता हूँ मैं, तो ये 4 पे ही एग्जिट हो जाएगा, जैसे कि देखना 4 से नीचे चलेगा ही नहीं, बिकॉज हमने 5 पे ही ब्रेक लगा दिया है। आई प्लस प्लस इज नेवर यूज, अरे हाँ हमने ये आई प्लस प्लस हटाना है, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स भी हो गए। अब क्या कवर करेंगे, अब हम देखते हैं एरे ऑफ करके, मतलब एक एरे क्या होती है, ठीक है। एरे इज लाइक अ लिस्ट, ठीक है। एरे क्या है कि एरे हमारा जो है, इट स्टोर होमोजीनियस होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, मीन्स सेम टाइप ऑफ डेटा कह सकते हैं इसे। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का जो डेटा रहेगा, सेम SAME, सेम टाइप ऑफ डेटा ये स्टोर करेगी, ठीक है। तो जैसे कि अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, ARR, एरे है जो, तो इसके बाद हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं इसमें, एरे ऑफ करके, अपना एरे बनाने के लिए, ठीक है। एरे बनाने के लिए हम एरे ऑफ का कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अंदर अब मैं स्टैटिक बोलूँगा, जैसे अभी मैं कार का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो लाइक जैसे कि हमारा हो गई होंडा, ठीक है, और बाकी टाटा की कार होती हैं हमारी, टाटा, और मारुति सुजुकी, मारुति, ठीक है। और भी काफ़ी होती हैं, जैसे कि हमारी महिंद्रा की हो गई, और भी काफ़ी सारे आप दे सकते हैं आइटम। तो इसमें क्या है कि मेरे को, जैसे कि अभी मेरे को 4 आइटम्स स्टोर करनी है, तो वैसे क्या है कि अगर मैं एरे यूज़ नहीं करूँगा तो 4 वेरिएबल मेरे को अलग-अलग बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही मेरे को अगर 10 आइटम शो कर सेट मतलब कि स्टोर करने हैं तो 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो एरे का मतलब क्या होता है कि एरे एक अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है, चाहे हम इसके लिए अंदर 4 करें, 10 करें, 20 करें, जितनी हमें नीडेड है, तो इसी के अंदर हम आइटम्स को स्टोर कर लेंगे। अब इस एरे को हम प्रिंट कराते हैं, तो यूज़ करेंगे वही प्रिंट डॉट, मतलब प्रिंट एल एरे ज़ीरो, ठीक है। मतलब कि ज़ीरो क्यों यूज़ किया है मैंने, कि जो हमारी एरे है वो ज़ीरो इंडेक्सिंग से चलती है हमेशा। तो ज़ीरो पे आइटम पे क्या है, ज़ीरो आइटम क्या है, होंडा, वन पे क्या है हमारा टाटा, थ्री टू पे क्या है मारुति, और महिंद्रा कितने पे है, तीन पे। तो ये हमारी ज़ीरो इंडेक्सिंग, वन इंडेक्सिंग, टू इंडेक्सिंग, थ्री इंडेक्सिंग। तो हमें चाहिए कि एरे में ज़ीरो इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू है वो हमें प्रिंट कर दे ये, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, होंडा प्रिंट करेगा ये, बिकॉज हमारे ज़ीरो इंडेक्सिंग पे होंडा ही है, ठीक है। इसने होंडा प्रिंट कर दिया है। अब इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मेरे को अगर रीअसाइन करनी है कोई वैल्यू, जैसे कि एरे ऑफ जो वन है मेरा, एरे ऑफ वन पे क्या है, अभी टाटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाए मेरा, यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू चेंज करनी है, तो यहाँ पे मेरी कुछ भी, जैसे कि नेक्सॉन जो इसकी गाड़ी का नाम है, वो कर देता हूँ मैं इसका नाम चेंज। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं, तो अब टाटा की जगह पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे नेक्सॉन होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दी कि मतलब वन इंडेक्सिंग पे जो है टाटा की जगह नेक्सॉन वैल्यू जो है हमारी एडिट कर दो, अपडेट कर दो। देखो इसने नेक्सॉन प्रिंट कर दिया, जो कि हमारी अपडेटेड वैल्यू थी, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा इंडेक्सिंग। अब हमारा इंडेक्सिंग भी हो गया, और हमने वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं एरे में वो भी ही देख लिया। और जैसे कि अब मेरे को चेक करना है कि इफ कंडीशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम, तो इसके अंदर जैसे कि अभी मैं चेक करता हूँ कि जो टाटा है वो मेरा इन एरे के अंदर है या नहीं है। अगर है तो प्रिंट कर दे, प्रिंट एल एन टाटा इज प्रेजेंट
इन एरे, ठीक है। और एल्स में हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एल एन नॉट प्रेजेंट इन एरे, नॉट प्रेजेंट इन एरे, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ, तो अब क्या होगा कि मेरे को नीचे वाला शो करेगा नॉट प्रेजेंट इन एरे, बिकॉज पंच क्या है कि मेरे ऊपर वाली एरे में कहीं है ही नहीं। देखो इसने नॉट प्रेजेंट इन एरे मेरा शो कर दिया है, ठीक है। तो इफ एल्स कंडीशन में भी हमने ये चेक कर लिया है। अब देखते हैं एक लूपिंग, ठीक है। एक फॉर लूप करके और बताया था मैंने, जो लूपिंग होती है कि अगर मेरे को कोई रिपीटेशन टाइप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि एक स्टेटमेंट रिपीटेशन टाइम कोई शो करनी है तो लूपिंग हम यूज़ करते हैं, जो कि मैंने बताया था, ठीक है। फॉर लूप भी एक टाइप का लूप ही है, ठीक है। जैसे कि अभी सपोज मेरे को ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है, तो एक तो ये है कि मैं प्रिंट एल एन एल करके एरे ऑफ ज़ीरो और ऐसे ही एरे ऑफ वन टू, ठीक है, वन टू ऐसे सारी प्रिंट कर दो। बट अभी तो ये चार हैं, बट अगर 100 हो 200 हो तो ऐसे तो नहीं है, 0 1 2 3 4 5 100 तक ऐसे जाएँ, तो इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि फॉर लूप का क्या सिंटैक्स है। फॉर लूप का सिंटैक्स ये है कि यहाँ पे कंडीशन आएगी, देन यहाँ पे एक मेरा स्टेटमेंट आ जाएगी, बस ये हमारा इसका सिंटैक्स है। तो अभी इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इन आई इन एरे, ठीक है। और देन हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एल एन आई। तो इधर क्या हुआ है, सबसे पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। तो सारी वैल्यूज़ के प्रिंट करेगा, होंडा टाटा मारुति महिंद्रा। देखो इसने सारी वैल्यू प्रिंट कर दी है, होंडा टाटा मारुति महिंद्रा। तो इसने अब एग्जीक्यूट कैसे किया है, इसका थोड़ा फ्लो देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या जाएगा, आई जाएगा आई इन एरे, तो एरे के स्टार्टिंग में क्या है, होंडा। तो इसके अंदर जाएगी होंडा की जो वैल्यू मेरी होंडा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, होंडा। फिर नेक्स्ट पे जाएगा ये, फिर क्या करेगा, टाटा को लेगा, फिर टाटा प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट पे जाएगा मारुति को लेगा, मारुति प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट पे जाएगा महिंद्रा लेगा, महिंद्रा को प्रिंट कर देगा। उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो देन ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फोर लूप, कि फोर लूप के थ्रू मैंने सारी स्टेटमेंट्स अपनी प्रिंट कर ली हैं, ठीक है। तो ये हमारा एरे ऑफ भी हो गया, हमारा एरे कैसे बनाते हैं, फोर लूप भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रेंजेस क्या होती हैं, मतलब कि अभी हमने लूप देखा ना, फोर लूप, इसी के अंदर हम रेंजेस देखेंगे, रेंज क्या होती है, ठीक है। रेंज बेसिकली एक नाम से ही समझ आती है, जैसे कि 1 से लेके 10 के बीच की रेंज, 1 2 3 4 5 सारी काउंटिंग्स उसमें आ जाएंगी, ठीक है। सपोज मेरे को 1 से लेके 10 तक काउंटिंग्स प्रिंट करनी है, तो मैं रेंज यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी जैसे मैं इस एरो को हटा देता हूँ, अभी हम यूज़ कर रहे हैं रेंज, ठीक है। तो पहली क्या है कि मेरे को 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग्स प्रिंट करनी है, तो सिंपली मैं रेंज में क्या करूँगा, हम लिखेंगे यहाँ पे, देन हम आई प्रिंट कर देंगे। तो अब क्या है कि 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर देगा, तो ये हमारी रेंज है कि रेंज 1 से लेके 10 तक चलेगी। तो आई में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे ही 10 तक आएगा। देन ये 10 तक मेरी जो है काउंटिंग्स प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सारी काउंटिंग्स इसने प्रिंट कर दिया। ये है मेरी रेंज। और रेंज के साथ साथ हम एक बार वो और रिवाइज कर लेते हैं, जो अभी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट बताई थी, ठीक है। तो सपोज मेरी रेंज के अंदर यहाँ बैटर क्लियर हो जाएगी आपकी, अगर आई इक्वल्स टू 5 है तो मेरे प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, मतलब कि लूप से बाहर आ जाएगा वो, ठीक है, बी आर ई ए के लूप से बाहर आ जाएगा वो, ठीक है। देन मैं रन बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये बस 4 तक रन करेगा मेरा, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 इसने 4 काउंटिंग्स ही मेरी शो की है, 5 पे क्या किया, ब्रेक कर दिया मेरे प्रोग्राम को। अब ऐसे ही मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे, तो वही जैसे कि लास्ट में मैंने बताया था कि भाई जैसे कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो ये वाले को ये स्किप कर देगा जिस भी कंडीशन पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो 5 को स्किप कर देगा ये, बाकी को प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। जैसे कि 5 को स्किप करके 1 2 3 4, देन 5 स्किप किया, देन 6 7 8 9 10, तो ये मेरी 10 तक प्रिंट कर देगा। देखो 1 2 3 4, 5 को इसने स्किप किया, 4 के बाद डायरेक्ट 6 देन 7 8 9 10, ठीक है। तो रेंजेस भी हमारी कवर हो गई हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कि हमारा फंक्शन क्या होता है, बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जो कि इस पर्टिकुलर लाइक काम को करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो सपोज मेरे को कोई अपना काम है, ठीक है, मेरे को 2 नंबर ऐड करने हैं, ए प्लस बी करना है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे भी मेरे को वो ऐड करना है, फिर कुछ लाइन कोड के बाद भी ऐड करना है, क्योंकि कोड तो हमारा काफ़ी लंबा होता है, जैसे हम बाद में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ भी ऐड करना है मेरे को, और मतलब 10 बार मेरे को वही सेम काम करना है, ठीक है। तो वही सेम काम मैं 10 बार ना करके एक बार कर दूँ और बार-बार उसे ही कॉल कर दूँ, तो उस वो होता है फंक्शन, ठीक है। 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। अभी जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो तब ज़्यादा आपको क्लियर होगा। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्रीडिफाइन। प्रीडिफाइन वो होते हैं कि जो पहले से ऑलरेडी इसमें डिफाइन आते हैं, जैसे कि प्रिंट एलन फंक्शन, और एक होते हैं यूजर डिफाइन, जो कि यूजर अपने अकॉर्डिंग मतलब नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है, ठीक है। प्री डिफाइन इज लाइक, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि प्रिंट एलन हमारा फंक्शन हो गया, जो कि प्री डिफाइन फंक्शन है। तो ये क्या है कि ऑलरेडी हमारी ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, कुछ भी मैं ऐसा प्रिंट करूँगा देन वो प्रिंट हो जाएगा, ये हो गया मेरा प्री डिफाइन फंक्शन,
ठीक है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग जिन्हें हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम क्रिएट करेंगे, ये रन हो जाए, ठीक है। ये रन हो गया मेरा। एक फंक्शन क्रिएट करूँगा मैं, अभी इसे हटा देता हूँ। इसके बाहर हम क्रिएट करेंगे इसमें, ठीक है। फंक्शन फन कीवर्ड हम यूज़ करते हैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए। ये भी एक फंक्शन है और इसका नाम है मेन, ठीक है। ये बट मेन फंक्शन होता है जिससे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इसके बाद हम कोई और फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि सपोज मैं अभी ऐड नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। और ये भी दो टाइप का होता है यूजर डिफाइन के अंदर, एक पैरामीटराइज और एक नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। अभी हम नॉन पैरामीटराइज देखते हैं। नॉन पैरामीटराइज मतलब इसके अंदर कुछ पास नहीं कर रहे, बस एक स्टेटमेंट जो है इसके अंदर कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि प्रिंट करा दूंगा मैं यूजर डिफाइन फंक्शन। अब इसे हमें कॉल कराना है अपने इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसे कॉल कैसे करेंगे? सिंपल सा इसे कॉल कराऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा ऐड, ठीक है। कॉटलन के अंदर मैं इसे डायरेक्ट कॉल करा दूंगा। अब ये डायरेक्ट जैसे ही इसके अंदर जाएगा सबसे पहले, देन ये देखेगा कि ऐड फंक्शन है, देन ये ऐड फंक्शन पे जंप करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पी हाँ, ये एरर है, ठीक है। देन इसके बाद इस पर डायरेक्ट जंप कर देगा, इसे कॉल कर देगा और इसके अंदर जाएगा तो ये स्टेटमेंट ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे एग्जीक्यूशन होता है इसका। जैसे देखो इसने शो कर दिया यूजर डिफाइन मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हो गया मेरा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज NONPARAMETERIZE फंक्शन। पैरामीटर मतलब पैरामीटर जो हम इसके अंदर पास करते हैं उन्हें हम पैरामीटर बोलते हैं। जैसे कि एक और फंक्शन मैं बनाता हूँ, जैसे अभी इसका नाम मैं शो रख देता हूँ, ठीक है। SHOW, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, मल्टीपल फंक्शंस आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। स्ट्रिंग है, मेरे को दो नंबर को ऐड करना है ए, ठीक है। अरे ऐसे तो हम जावा में लेते हैं, ठीक है। ए और इंट कॉमा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बी, जो कि है मेरा दूसरा भी इंट टाइप का होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को परफॉर्म करना है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है सी नाम का, ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल है सी नाम का, और देन उसमें मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा ए प्लस बी, और देन इसे मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। PRINTLE प्रिंट, और एडिशन ऑफ टू नंबर इज एडिशन ऑफ नंबर इज $C, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को कॉल करना पड़ेगा ये, तो इसके अंदर मेरे को पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। एक जैसे मैंने दो कर दी, एक मैंने चार कर दी, इन्हें बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये हम पास कर रहे हैं इधर। ये कॉल करेगा, एक ये पहली वाली जो दो है, ये टू है, जो ये वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, और जो फोर है वो मेरी बी में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये क्या है कि सी में इन दोनों को प्लस करेगा, उसके बाद इसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो पहले तो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन ये वाला कॉल होगा, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये कॉल होगा, तो देन ये एडिशन इसका प्रिंट कर देगा मेरा। जैसे देखो इसने प्रिंट कर दिया है मेरा, पहली स्टेटमेंट करिए यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, तो एडिशन ऑफ टू नंबर इज 6। तो ये हमारा यूजर डिफाइन हो गया, सॉरी ये हमारा पैरामीटराइज हो गया, और ऊपर वाला नॉन पैरामीटराइज फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हमारा फंक्शन भी हो गया है, मतलब कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक प्री डिफाइन होता है, एक नॉन यूजर डिफाइन होता है। प्री डिफाइन क्या होता है कि जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, जो ऑलरेडी कॉटलिन लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है, उन्हें प्री डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। नॉन प्री डिफाइन मतलब यूजर डिफाइन वो होते हैं जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो नीड क्या है कि जैसे सपोज मेरे को अभी ए प्लस बी का एक फंक्शन बनाना है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही तो कर रहा हूँ मैं, तो ये यूजर डिफाइन हो गया। और इसमें भी दो होते हैं, एक नॉन पैरामीटराइज, एक पैरामीटराइज। तो नॉन पैरामीटराइज में ये है कि मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा, जस्ट एक स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कर रहा हूँ, एक या जितनी भी स्टेटमेंट मेरे को प्रिंट करनी है। और पैरामीटराइज वो होता है कि कोई पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है यही, कुछ भी अपने नीड के अकॉर्डिंग, कोई स्ट्रिंग या कुछ और नंबर, या फिर दो नहीं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। देन उसे प्लस कर रहा हूँ, या कुछ भी इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेनली ये पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ उस फंक्शन में, यूजर डिफाइन में। तो ये मेरा होगा यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे फंक्शन में, कि जैसे कि अभी तो हम यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बट ये कि कुछ वैल्यू रिटर्न करें हम। रिटर्न मतलब यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद में देन इसको वापस यहाँ पे भेज दें और ये प्रिंट करे इधर, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि सपोज अभी मैं एक रिटर्न टाइप वाला फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न टाइप फंक्शन, रिटर्न टाइप फंक्शन, ये क्या है कि वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फंक्शन लाइक ऐड वन, या सम नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। इंट, सॉरी, इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास करते हैं, एक्स जिसका है इंट टाइप, ठीक है, और एक और करते हैं वाई जिसका भी है इंट टाइप, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जैसे सपोज यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो सी इक्वल्स टू के एक्स इंटू के वाई, ठीक है। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मेरे को ये रिटर्न करना है। एक तो ये था कि जैसे हम ऊपर वाले में क्या था कि यहीं की यहीं प्रिंट कर रहे थे, बट मेरे को ये वाली वैल्यू वापस इसको भेजनी है। यहाँ पे हम वापस नहीं भेज रहे, यहाँ पे हम बस प्रिंट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे मेरे को वापस इसी को भेजनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिटर्न सी। अभी एरर देगा, ठीक है। तो हमें इसके लिए यहाँ पे यूज करना होगा एक इंट टाइप, ठीक है। इंट टाइप जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तब ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है।
तो जैसे ही हम यहाँ पे इसे कॉल करेंगे, सपोज मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें इसकी वैल्यू को स्टोर करूँगा, ठीक है। तो लाइक कुछ भी सी नाम का एक वेरिएबल बना लिया, या फिर कुछ भी जैसे कि रिजल्ट का नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने, जिसके अंदर मैं इसे कॉल कर रहा हूँ सम नाम के फंक्शन को, और इसके अंदर मैंने दो वैल्यू पास कर दी, 3+4, 3,4। अब ये दोनों का ऐड मेरे को पास करेगा, और देन ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने कॉल किया है, कॉल होने के बाद इसमें जाएगा, और जो 3 है वो एक्स में स्टोर हो जाएगी, एक्स वेरिएबल में, और जो 4 है वो वाई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इंट टाइप हमने यूज़ किया है, इसलिए ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये 3 और 4 को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है। उसके बाद में ये रिटर्न कर देगा जो भी हमारा रिजल्ट होगा। तो 12 इसमें स्टोर होगा, तो ये रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, 12 को ये रिटर्न कर देगा। तो 12 जो इसमें स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। अब हम इसे प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट एल एन रिजल्ट, RESULT, वही देखेंगे हम। देखो सबसे पहले है यूजर डिफाइंड एडिशन ऑफ दिस, और 12 हमारा 4 दिया 12 है, 4 3 12, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन सारे क्लियर हो गए हैं। एक मेरा होता है काफ़ी बेसिक सा था, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। एक होता है मेरा प्रिंट एल है, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और एक होता है मेरा प्रिंट, ठीक है। दोनों काम प्रिंट का ही करते हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि सपोज मैं अभी एक और यहाँ कोई प्रिंट स्टेटमेंट रन करता हूँ, ठीक है। प्रिंट एल एन एक और स्टेटमेंट रन करता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। और इधर भी मैं एक स्टेटमेंट रन करता हूँ, देन हम डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस, देखो डिफरेंस क्या है हमारा। डिफरेंस ये है कि जब हम एल एन यूज करते हैं तो वो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। देखो सबसे पहले क्या है कि मैंने प्रिंट एल एन यहाँ पे यूज किया, तो ये सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा फर्स्ट लाइन में, तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया फर्स्ट लाइन पे। देन ये एल एन यूज किया है, तो देन ये नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर दिया इसने, सेकंड पे आ गया। देन ये सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, इसने सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट की सेकंड लाइन में। देन हमने एल एन यूज किया है, तो देन ये नेक्स्ट लाइन पे जंप कर गया। अब इधर हमने एल एन यूज नहीं किया है, तो इधर इसने स्टेटमेंट प्रिंट की, स्टेटमेंट प्रिंट कर दी हेलो वर्ल्ड। उसके बाद क्या है कि हमने एल एन यूज़ किया नहीं, तो इसलिए वो नेक्स्ट लाइन पे जंप नहीं किया है, उसी सेम लाइन पे है। और देन इसने सेकंड स्टेटमेंट तुरंत प्रिंट कर दी, सेकंड स्टेटमेंट। तो ये हमारा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो कहीं भी मेरे को लाइक नेक्स्ट लाइन है तो एल एन मेरे को यूज़ करना पड़ता है, प्रिंट एल एन, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फंक्शन शो, ठीक है। देखेंगे कि हम क्लासेस हमारी क्या होती हैं। सबसे पहले क्लासेस समझते हैं कि एक्चुअली में होती क्या है, व्हाट इज क्लास, ठीक है। क्लास बेसिकली सेम टाइप की मतलब जो भी हमारे फीचर्स होते हैं उन्हें स्टोर करके रखती है। जैसे कि ठीक है, एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर द ऑब्जेक्ट व्हिच डिफाइंस अ टेम्पलेट टू बी यूज्ड टू क्रिएट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। क्लास आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक दिस उप्स लैंग्वेज, एक कॉटलिन क्लास इज डिफाइंड यूजिंग द क्लास कीवर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि क्लास जो है क्लास कीवर्ड के थ्रू हमारी क्रिएट होगी। दूसरी क्या है कि ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है जो हमारे सेम प्रॉपर्टीज वाले फंक्शंस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। और सेम ऑब्जेक्ट वाले टाइप को, जैसे कि ठीक है। तो जैसे कि कार मेरी एक क्लास है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, जैसे कि जो कार्स की कंपनी है जैसे कि मारुति, टाटा, महिंद्रा, ठीक है। ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये मेरे उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि कोई भी एक कार है मेरी, जैसे टाटा एक कार है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है कि उसका कलर क्या है, ब्रांड क्या है, उसके कौन से ईयर की है, वो मॉडल क्या है, तो वो सारा कुछ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, तो क्लास कीवर्ड के थ्रू हम क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने इसका नाम दे दिया, उसके बाद मैं इसमें फीचर्स दूंगा, ठीक है। अभी हम नॉर्मल क्लास देखते हैं, मैंने 3 वेरिएबल बना दिया इसके अंदर। जैसे कि अभी हमने जो मैंने बताया था कि जैसे कार के अंदर फीचर्स की बात करूँ, तो लाइक मेरा कलर क्या है इसका, ठीक है। कलर एक वेरिएबल बना लिया मैंने, COLOR, ठीक है। अभी जो कि है मेरा एम्प्टी है। और इसका क्या है, ब्रांड कौन सा है, ठीक है। और मॉडल कौन सा है, वेर मॉडल। ये तीनों चीज़ें हम इसमें असाइन करेंगे इसकी वैल्यू मेन फंक्शन से। तो ठीक है, 3 वेरिएबल है इसके अंदर क्लास के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हियर वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, कार क्लास, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास, ठीक है, कार क्लास। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल सा हम लिखेंगे वेरिएबल, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद उस कार का नाम दे देंगे, सॉरी उस क्लास का नाम दे देंगे, देन यूज करेंगे हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कोई पैरामीटर्स पास नहीं करते, तो बस डायरेक्ट हम इसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू असाइन करेंगे, इसके अंदर जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं या कोई वेरिएबल्स बनाते हैं, तो वो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे कि अभी इसके अंदर मैं एक फंक्शन भी बना देता हूँ, जैसे कि फंक्शन शो, ठीक है, प्रिंट एल, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जैसे क्लास फंक्शन
FUN, ठीक है। क्लास फंक्शन, ये एक फंक्शन हो गया मेरा और बाकी ये वेरिएबल्स हो गए 3, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट शो। तो अब ये फंक्शन को इसको कॉल कर देगा और बाकियों को मैं वैल्यू अभी असाइन करता हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट कलर इक्वल्स टू के, जैसे कि मैंने दे दिया रेड कलर है मेरा इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड कौन सा है इसका, ब्रांड है मेरा सपोज टाटा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल कौन सा है इसका, मॉडल सपोज इसका मैंने दे दिया 2023, ठीक है। अब इस चीज़ को, अब ये वैल्यू क्या है कि इसको असाइन हो गई इन वेरिएबल्स को तीनों को, और यहाँ पे हम इसने इस ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया, ये इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद तीनों की वैल्यू हमने असाइन कर दी है। ऑब्जेक्ट डॉट कलर, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं, इधर उनकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू असाइन किया, अब तीनों को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, तो इधर मैं डालूंगा ऑब्जेक्ट डॉट कलर, ठीक है। वही सेम COLOR कलर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा ब्रांड, BRAND, और इधर हम डाल देंगे मॉडल, ठीक है। ये मेरी क्लास हो गई। अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं, इसे मैं और छोटा कर देता हूँ, जैसे कि पूरा कोड एक ही उसमें शो हो मेरे को, ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि मैंने देखो ये स्टेटमेंट कॉल किया इधर ऑब्जेक्ट डॉट शो, ये मैंने एक फंक्शन कॉल किया, जैसे फंक्शन पे जाएगा इस पे, देन इसकी वैल्यू जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट है उसे प्रिंट कर देगा। तो क्लास फंक्शन इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या है कि हमने इन तीनों की वैल्यू असाइन की है, रेड, टाटा और 2023। अब तीनों को मैंने प्रिंट कर दिया। तो ऊपर वाला कलर क्या प्रिंट किया हमने, रेड, जो कि ठीक है रेड है। ब्रांड क्या है कि टाटा, टाटा भी ठीक है। और मॉडल 2023, 2023, ठीक है। तो हम ऐसे हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं, वैल्यू वेरिएबल्स को भी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक और होता है इनिट ब्लॉक, क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है, इसे सपोज मैं अभी के लिए हटा देता हूँ सबको। एक इनिट ब्लॉक करके होता है, हम क्लास में यूज़ करते हैं कि अभी तो मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल्स असाइन किए थे, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार और कंट्रोल जेड करता हूँ, अभी तो मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल्स असाइन किए, बट मैं इन वेरिएबल्स को यहाँ ऐसा असाइन ना करके यहीं पे असाइन कर दूँ इस वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं इनिट ब्लॉक यूज़ करूँगा, इनिट ब्लॉक, ठीक है। इनिट ब्लॉक क्या करता है, हमारे इन वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें मेरे को 3 वैल्यू चाहिए एज एन पैरामीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 वेरिएबल्स बना लूँगा। कलर 1, जो क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग, कॉमा, दूसरा आएगा ब्रांड 1, मतलब कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हो इनका, स्ट्रिंग टाइप का होगा जो कि एक। देन मैं रखूँगा इसका मॉडल 1, जो कि ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। अब मेरे को ये 3 वैल्यूज़ को पास करनी है कार को। तो मैंने यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अभी एरर शो करेगा बिकॉज़ मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करूँगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ पास करनी होंगी। तो जैसे कि मैं इसकी वैल्यू सेम वही पास कर देता हूँ, रेड, ठीक है। और दूसरा ब्रांड क्या है, टाटा, और इसका मॉडल कौन सा है, 2023। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज इसे पास कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसे मैं हटा दूंगा पूरे को, इसका कुछ काम नहीं है हमें। हमने जस्ट क्या किया है, अभी कार जो है क्लास, उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसे वेरिएबल पास किए हैं हमने। तो यहाँ पे एक कार को कॉल करेगा, वेरिएबल इसने पास कर दिए, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इन वाली वेरिएबल्स में आ गई। अभी ये तीनों हमारे एम्प्टी पड़े हैं। अब इनिट ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं कि इन वेरिएबल्स को ये वाली वैल्यू असाइन करते हैं जो इन वेरिएबल्स के अंदर है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम कलर के अंदर COLOR, कलर में कौन सी वैल्यू असाइन हो जाए, जो हमारे कलर 1 वेरिएबल में पड़ी है, ठीक है। इसे हटाता हूँ, जो मेरी कलर 1 वेरिएबल में पड़ी है। और सेम ऐसी ब्रांड वेरिएबल के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू असाइन हो जाए, जो मेरी ब्रांड 1 में पड़ी है। और मॉडल में कौन सी वैल्यू असाइन हो जाए, जो मेरी मॉडल 1 में पड़ी है, ठीक है। तो ये मेरे तीनों इनिट ब्लॉक में वैल्यू असाइन हो गई है तीनों उसको। अब मैं तीनों को यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा, तो तीनों मेरे प्रिंट हो जाएंगे और वैल्यू मेरी वही सेम आएगी, रेड, टाटा और 2023। देखा, रेड, टाटा, 2023। तो ये हमने इनिट ब्लॉक भी देख लिया, क्लास भी देख लिया, फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर वो भी देख लिया, ठीक है। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट रह गया था मेरे से, वो मैं बताना भूल गया था, लिस्ट कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं। लिस्ट बेसिकली होती क्या है, लिस्ट वही होती है कि अगर मेरे को मल्टीपल आइटम्स एक साथ स्टोर करने हैं, तो मैं लिस्ट में करूँगा, ठीक है। लिस्ट बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होती है। एक दो चीज़ें होती है, एक म्यूटेबल होती है, एक इम्यूटेबल होती है। म्यूटेबल वो होती है जिसे हम चेंज कर सकें, और इम्यूटेबल वो होती है जिसे हम चेंज ना कर सकें, ठीक है। तो लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होती है, उसमें हम कुछ आइटम ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक लिस्ट सबसे पहले क्रिएट करता हूँ, वैर लिस्ट, एक वेरिएबल बना लिया मैंने, लिस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सपोज़ नेम दूँगा अपने, तरुण दे दिया मैंने, राहुल दे दिया, ठीक है। और भी कुछ दे दूँगा, जैसे कि गुड्डू दे दिया एक मैंने, विशाल दे दिया,
ठीक है, और भी सारे आप दे सकते हो, अभी मैंने जैसे 4 ही दिए हैं जस्ट, ठीक है। अभी ये क्या है कि इम्यूटेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने बताया इम्यूटेबल जिसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकें, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं इसे प्रिंट करना चाहूँगा, तो अभी क्या है कि अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, तो सपोज़ मेरे को इंडेक्सिंग 0 1 वाला इंडेक्सिंग वाले वेरिएबल चाहिए, प्रिंट एलएन लिस्ट ऑफ 1 इंडेक्सिंग पे क्या, तो देखो अब इसने मेरे को आउटपुट दे दिया कि मेरा 1 इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू है, मेरी 1 इंडेक्सिंग पे है जो कि राहुल मेरी वैल्यू है, वो मेरा इसने आउटपुट में शो कर दिया, ठीक है। ये होती है हमारी लिस्ट। अब जैसे कि इसमें कुछ आइटम में चेंज करके देखता हूँ, ठीक है, जैसे कि राहुल की जगह मैं कुछ और नेम ऐड करके देखता हूँ, विकास ऐड करके देखता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, लिस्ट ऑफ 1 पे मेरा क्या है, लिस्ट ऑफ 1 पे मेरा विकास अपडेट कर दो, ठीक है, राहुल को चेंज करके विकास अपडेट कर दो, देन लिस्ट 1 में क्या है प्रिंट कर दो। अब देखो इसने मेरे को एक एरर दिया है, क्या एरर दिया है कि पब्लिक इनलाइन ऑपरेटर इज स्ट्रिंग बिल्डर दिस 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 दिस, मतलब यही है एरर, इसे मैं समझ गया हूँ। मतलब कि ये है कि हमारी लिस्ट एक म्यूटेबल होती है और इम्यूटेबल होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो वही ये बता रहा है कि लिस्ट 1 पे जैसे हमने अब वैल्यू अपडेट किया ना, तो ये हम नहीं कर सकते बिकॉज लिस्ट क्या है, मेरी इम्यूटेबल है जिसे मैं चेंज नहीं कर सकता। इम्यू क्या होती है, म्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल है जैसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हमें इसे म्यूटेबल बनाना है तो इसके लिए हमें यूज करना होगा म्यूटेबल लिस्ट। अब ये अपडेट कर देगा, ठीक है, सक्सेसफुली, अब ये बन गई है म्यूटेबल लिस्ट, ठीक है। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं, रन करता हूँ मैं इसे। देखो इसने आउटपुट दे दिया मेरे को विकास, जो कि हमारी अपडेटेड वैल्यू थी, राहुल की जगह आ गया लिस्ट ऑफ 1 पे विकास, ठीक है, तो हमारी वैल्यू भी अपडेट हो गई है अब इधर। तो ये हो गया हमारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी के साथ में एक और लूप देख लेते हैं हम, फॉर ईच लूप करके होता है जो मैं बताना भूल गया था। फॉर ईच लूप क्या करता है कि फॉर ईच लूप से भी हम यही सारी वैल्यूज अगर मेरे को प्रिंट करनी है या रिपीटेशन कोई स्टेटमेंट चलानी है तो फॉर ईच लूप से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट और एरे को हम फॉर ईच लूप से प्रिंट करते हैं। जैसे कि मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, अभी तो क्या है कि हम एक इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बट मेरे को क्या है कि सभी इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लूप का हम यूज कर सकते हैं, फॉर ईच लूप इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट का क्या नाम है, मेरी का लिस्ट का नाम है list डॉट, देन हम यूज करेंगे फॉर ईच उसके अंदर मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, तो स्टेटमेंट क्या देंगे, और ये ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये इट लेता है, मतलब जो वैल्यू आती है वो इट के अंदर आती है हमारी, तो हम यहाँ पे इट प्रिंट करेंगे। इट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये सारी वैल्यूज आएंगी, तो लिस्ट के अंदर सबसे पहले इट के अंदर क्या आएगी, तरुण आएगी, तो ये तरुण को प्रिंट कर देगा, फिर राहुल आएगी, राहुल को प्रिंट कर देगा, फिर गुड्डू आएगी, गुड्डू को प्रिंट कर देगा, देन विशाल आएगी, विशाल को प्रिंट कर देगा। देखो इसने सारी वैल्यूज मेरी प्रिंट कर दी हैं, सबसे पहले तरुण, देन विकास, विकास क्यों की है, बिकॉज विकास हमने यहाँ अपडेट कर दिया है, राहुल प्रिंट नहीं किया है, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट किया, देन गुड्डू, देन विशाल, ठीक है। तो हमारा लिस्ट भी कंप्लीट हो गया, फॉर ईच लूप क्या होता है वो भी कंप्लीट हो गया। अब एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है जो काफी इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और आना भी चाहिए हमें, कि स्कोप फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ इसको फंक्शंस देखेंगे जो मोस्टली यूज होते हैं, बाकी आप गूगल से भी पढ़ सकते हो, जैसे कि हमारा लेट हो गया, रन हो गया, ठीक है, और भी होते हैं, बट अभी हम इन दोनों को ही देखेंगे, रिटर्न नहीं, रन, आर यू एन, ठीक है। अरे यार रन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लेट क्या होता है, सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि लेट की जो है फंक्शनैलिटी। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको अभी कर दिया मैंने नल, ठीक है, उसको मैंने अभी कर दिया नल, और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा अपना एल्विस ऑपरेटर जिससे एरर ना दे, बिकॉज नल पॉइंटर एक्सेप्शन को ही हैंडल करता है मेरा कॉटन, तो एल्विस ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा नेम, इस पे प्रॉपर्टी, इस पे मतलब इसको फंक्शन लगाऊंगा, अब मैं जैसे अभी हटा देता हूँ, इसको फंक्शन लगाऊंगा लेट इस पे, ठीक है, लेट इसके अंदर इसको फंक्शन लगाएंगे, देन प्रिंट एलन कर देंगे हम नेम, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एल्विश ऑपरेटर यूज कर लेंगे कि जब ये नल नहीं होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। थोड़ा सा इसे समझते हैं, एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप का, एल्विश ऑपरेटर हमने यूज किया है और इसको नल पास कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेम में एल्विश ऑपरेटर फिर से हमने यूज किया कि भाई अगर ये एम्प्टी नहीं है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। जैसे कि स्कोप से ही समझ में आ रहा है कि जैसे कि जो सारी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी, नेम वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम लेट के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी प्रिंट नेम कर रहा हूँ इसका, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर डिफाइन करते हैं लेट के अंदर, लेट कीवर्ड के अंदर, ठीक है। तो यही होता है हमारा स्कोप फंक्शन। जैसे कि अब मैं प्रिंट एलन करूँगा तो अभी मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज मेरी स्ट्रिंग क्या है, नल है। और यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर नेम मेरा नल नहीं है, एल्विस ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ ना मैं इधर, अगर नेम मेरा नल नहीं है तभी वो प्रिंट करेगा कुछ। देखो अभी इसने कुछ प्रिंट नहीं किया बिकॉज मेरी वैल्यू क्या है कि नल है। अगर सपोज मैं इसको कुछ नाम दे दूँ, अब ये प्रिंट कर देगा मेरा, बिकॉज अब मेरी स्ट्रिंग नल नहीं है, इसलिए प्रिंट एलन नेम मेरा प्रिंट कर देगा।
देखो इसने नेम मेरा तरुण प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो लेट स्कोप फंक्शन क्या करता है, वो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, एक सिंगल, जैसे कि इस वेरिएबल की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहीं से एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्कोप फंक्शन लेट। अब देखते हैं रन स्कोप फंक्शन। रन स्कोप फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले इसका प्रोग्राम लिखते हैं, देन से समझते हैं। वही सेम नेम एक वेरिएबल बना लिया, कुछ भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। और इसमें सपोज मैंने कुछ भी दे दिया, तरुण दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में नेम वन, नेम डॉट रन हम यूज करेंगे, और उसके बाद प्रिंट एलन, सेम वही। अब देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे मैं एलवेस ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ कि अगर ये एम्प्टी नहीं है ये तभी चलेगा, अगर ये एम्प्टी होगा तो नहीं चलेगा। वही सिमिलरली ऊपर केस, अगर मैं नल लूंगा तो ये चलेगा नहीं, नल नहीं लूंगा कुछ वैल्यू दूंगा तो ये चलेगा, ठीक है। रन के थ्रू हम क्या करते हैं, रन के थ्रू हमें इसे एक्सेस नहीं करना पड़ता, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज मेरे को देनी है वो बस मैं डायरेक्ट दे दूंगा। जैसे कि मेरे को सपोज एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके देखते हैं कि मेरे को इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम अभी कैसे करते थे, इसे मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको। तो कैसे करते थे, प्रिंट एल एन और नेम डॉट एल ई एन जी टी एच, ऐसे ही तो करते थे हम लेंथ फाइंड आउट। किसी भी मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो नेम डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ। nullable receiver string type is एलविस ऑपरेटर नहीं यूज करेंगे हम इधर, ठीक है। इसने मेरी लेंथ फाइंड आउट कर दी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही तो हम फाइंड आउट करते थे, हम क्या करते कि नेम उस वेरिएबल को यूज करते थे, देन हम डॉट लगा देते, देन उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते थे। बट इधर क्या करेंगे हम, इसको फंक्शन में, इसको फंक्शन में कि इसे ना लिख के डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, जैसे कि लेंथ ऑफ नेम इज डॉलर एल ई एन जी टी एच। अब हमने नेम डॉट लेंथ नहीं लिखा है, डायरेक्ट लेंथ लिखा है। अब बस ये डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी मतलब वैल्यू दे देगा, लेंथ इसकी कितनी है। देखो लेंथ इज 5, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, वार्निंग अननेसेसरी, मतलब कि इसका यूज नहीं है। इसका यूज क्यों नहीं है, अच्छा क्यों ये यूज नहीं है, ये क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी हमारा ये नल नहीं है, ये हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है एल्विस ऑपरेटर का यूज करने का। जब हम यहाँ पे कुछ नल वैल्यू दे तब हम यूज करेंगे एल्विस ऑपरेटर, ठीक है। तो वही चीज है कि रन रन इसको फंक्शन कब यूज होता है, रन इसको फंक्शन के अंदर हम विदाउट इसके यूज किए, बिकॉज डॉट तो हम यूज कर रहे हैं नेम डॉट, अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है बस हमें, जैसे कि लेंथ हो गई या कोई और प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। तो ये हमारा इसको फंक्शंस भी हमने देख लिए हैं, रन क्या होता है, लेट क्या होता है। अभी वीडियो को एंड करते हैं, अब मैं कंटेंट देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा कंटेंट हमने इस वीडियो में कवर किया है। सबसे पहले इंट्रो देखा था, फिर कॉटलिन क्यों यूज़ करते हैं वो देखा था, फिर फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था हमने हेलो वर्ल्ड वाला, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल और वैर में डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो प्लस माइनस गुणा भाग वो होते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस वाले, ठीक है। स्ट्रिंग देखी है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज देखी, कंडीशनल स्टेटमेंट देखी हमने, फेल्स क्या होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे इसी के अंदर, एंड और नॉट। और फिर उसने वैन वैन स्टेटमेंट भी देखी थी हमने, और फिर यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं वो भी देखा था, उसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसे ऐड कैसे करते हैं, सारा कुछ देखा था हमने। और ट्राई कैंड कैच ब्लॉक देखा था हमने, लूपिंग भी देखी थी, वाइल लूप, सबसे पहले वाइल लूप डिफाइन किया था हमने। उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी देखी थी हमने, एरे भी देखी थी, फॉर लूप, फिर रेंज, फिर फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स भी कॉटलिन में देखे थे, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड जो थे। प्रिंट और प्रिंटलन में क्या डिफरेंस है, क्लास, इनिट ब्लॉक, लिस्ट एंड म्यूटेबल लिस्ट, फॉर ईच लूप इन कॉटलिन, और इसको फंक्शंस लेट और रन हमने देखी थी। एक चीज मैंने मिस कर दी इसमें, जो कि हमने देखा था एल्विस ऑपरेटर क्या होता है, एल्विस ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। वही जो क्वेश्चन मार्क था ना जिससे हम नलेबल हैंडल कर रहे थे, वो एल्विश ऑपरेटर था हमारा, ठीक है। वो क्या होता है वो भी हमने देखा था, देन इसको फंक्शन देखे थे। तो ये सारा कंटेंट हमने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सारा कुछ इनफ है, इसे आप पढ़ के अच्छे से अपना एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैंने हालांकि इस पे वीडियो बना दिया एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उसे। और अगर अभी कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंशन मत लेना, कि क्योंकि क्या है कि धीरे-धीरे करते-करते सब समझ में आ जाएगा। मेरे को भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो टाइम लगा था, सभी को टाइम लगता है, करते-करते सब फिनिशिंग आ जाती है सब में, और नए-नए कॉन्सेप्ट्स हम सीखते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है हमारा। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और अगर वीडियो ये अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, बिकॉज़ क्या है कि वीडियो बनाने में एक मेहनत बहुत लगती है और ऊपर से मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो को सब लाइक करते हो और व्यूज़ करते हो, सारा कुछ शेयर करते हो। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।